बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं। आज हम थोड़े से नॉस्टैल्जिक कह सकते हैं, रोमांटिक भी कह सकते हैं। सितंबर के आने की खुशी में वेल ये हैं अरमला हसन, ये है इमरान हसन। अच्छा, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा इमरान ने कहा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कुछ देख रहा था अभी, मैंने कहा कि कुछ मैं शामिल करूं, लेकिन वो इस नज़्म के बाद जो इफ्तिखार आरिफ साहब की है, मुझे लगा कि नहीं। खैर, सितंबर का आगाज़ हुआ चाहता है, यकम सितंबर है और यकम सितंबर इसलिए भी हमें खूबसूरत लगता है और लग रहा है। कुछ मौसम तब्दीली की जानिब जाता है और जब मौसम थोड़ा ठंडा होने जाता है या गर्मी कम होती है तो जज्बात, एहसासात, रवैयों की गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, मुस्कुराहटें बढ़ती हैं। और वैसे भी हम कहते हैं कि मौसम का बराह रास्त ताल्लुक आपके मूड से होता है और जैसे जैसे अब चूंकि गर्मी कम होगी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सर्दी आ रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कम होगी, मौसम भी बेहतर होगा और उसके बाद आपके मिजाज में भी थोड़ी तब्दीली आएगी। तो सितंबर के हवाले से जिस तरह से हमने खूबसूरत सी एक देखी नज़्म भी और जिस तरह से बयान किया गया वो भी बड़ा खूबसूरत अंदाज था। लेकिन हम सितंबर में कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियोज में भी हवाएं चल गई बैकग्राउंड। और दूसरी तरफ एक आम एलिमेंट ये भी है, फिर इसके बाद हम हेडलाइंस पे भी जाएंगे कि सितंबर का आना गर्मियों के बाद ऐसा ही है जैसे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा ड्राई पैच चल रहा हो, कोई मायूसी चल रही हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट या मुश्किल चल रही हो, उसके बाद फिर अचानक से मौसम तब्दील होता है। सो वक्त की खूबसूरती ये कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा कभी बुरा, नशेब फराज रहते हैं। तो आपने कंसिस्टेंट रह के चलना होता है, जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी होती। आपने ख्याल से, कोई बात नहीं, तसल्ली हौसले से रहे। और इसके साथ साथ जी अब हम जरा थोड़े आते हैं सितंबर के बाद आपको एक शौक देते हैं। वो शौक ये है कि यकम सितंबर से ही वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, रेस्टोरेंट्स में जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी फराहमी बंद कर दी जाएगी। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाना चाहते हैं तो बगैर वैक्सीनेशन आने वाले लोगों को मॉल्स में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन को जो कह ले उनको तनख्वाहों के हवाले से थोड़े मुश्किल हो गई, लगा दिया गया और लाहौरी जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। इंतजामिया और कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि फ्लैग मार्च होगा पुलिस का, वहाँ पे जगह जगह चेकिंग की जाएगी, सख्त फैसले किए जाएंगे और यही जो सारी सिचुएशन है ये आपको वैक्सीनेशन के लगवाने के बाद मुझे ये नहीं होगी, इनको भी नहीं होगी क्योंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन आपको ये हो सकती है। यकम सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, पेट्रोल नहीं जो मिलना, रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी आपको। आपका कोई बेटर आपकी बात शॉपिंग भी नहीं कर सकते, शॉपिंग भी नहीं कर सकते आप, वो लोग वैसे नहीं कर सकते आजकल, महंगाई जितनी है। खैर चलिए आगे इस पे बात करेंगे हम। कोरोना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा मजीद भी। और कल हिस्टोरिक डे था जब अफगानिस्तान से आखिरी फौजी भी अमेरिका का निकल गया। बहुत कुछ है प्रोग्राम में, शुरू कर लेते हैं हेडलाइंस के बाद। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वैक्सीनेशन नहीं होगी तो कोई सहूलत नहीं, लाहौर इंतजामिया का वैक्सीनेशन न करवाने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में K2 को सर करने वाले कम उम्र कोपहमा शेरोज काशिफ होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सियालकोट में परिंदों की कौन सी नस्ल मौजूद और कौन सी मादूमी के करीब है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। यकम सितंबर का आगाज़ एक जानिब जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी मज़े की और खुशी की बातें भी लाता है, दूसरी जानिब एक रिजॉल्व भी हमारे सामने आता है, वो डिफेंस डे के हवाले से है। आज से एक सिलसिला है, हम कोशिश करेंगे जो मुख्तलिफ शोहदा हैं उनको अपने प्रोग्राम में उनकी फैमिलीज़ की इंक्लूजन रखें, उनसे हम बात करें और उनको हम याद करते रहें अपने डिफेंस डे के रेफरेंसेस। सो वी जस्ट गोना स्टार्ट विद मिस्टर काशान, जिनकी आपने भी एक रिपोर्ट भी देखी। आगे हम इनके बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे खित्ते के तारीख साज लम्हात और आलमी मंजरनामे की सबसे बड़ी खबर की। तो अफगान सरजमीन पर बरतानिया और रूस के बाद एक और सुपर पावर अमेरिका भी नाकाम हो गया। अफगानिस्तान में 20 साल बाद अमरीकी अहद खत्म हुआ और तालिबान के नए दौर का आगाज हो गया। अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग इख्तिताम को पहुंच गई और अमेरिका की जो इनखला है उसकी डेडलाइन से पहले ही काबुल से रात के अंधेरे में निकल गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसके बाद अफगानिस्तान अमेरिका और नेटो के कब्जे से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया है। अमरीकी इनखला के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो इसके बाद दारुल हुकूमत काबुल की सदाएं
नारे तकबीर से गूंज उठी। तालिबान ने सजदा शुक्र अदा किया। जदीद तरीन असले से लैस बदरी 313 313 कमांडोज काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हुए और कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी फौज के इनखला के बाद काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। शदीद हवाई फायरिंग की गई और आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। तर्जुमान हैं जो तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर आज़ादी का ऐलान करते हुए अफगान कौम को फतह की मुबारक दी और वाज़ेह किया कि अमरीकी शिकस्त जारहियत करने वाली आलमी ताकतों के लिए एक सबक का दिन है। उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और अच्छे सिफारती ताल्लुकात का खैर मकदम भी करेंगे। बिल्कुल, अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है और तालिबान के अमीर ने काबीना के नामों की मंजूरी भी दे दी है। जराये के मुताबिक मुल्ला याकूब वजीर दिफा, सराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वजीर खारिजा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद वजीर इत्तलात, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रईस शोरा का जो जिम्मेदारी दे दी गई है उसका इम्कान है। ये अभी हुकूमत और काबीना का ऐलान अगले 2 रोज में मुतवक्की है और अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ देने का भी ऐलान किया। और साथ साथ वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए ताउन करना होगा। अफगानिस्तान से क़याम अमन का फायदा पूरे खित्ते को होगा और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की जो सूरत हाल है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और इसी हवाले से सीनियर साहबी सुमान हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे एंड वील ट्राई कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन भी आज के शो में हो जाए तो उस पर भी हम कर लें। येट सुमेरा इज विद अस और इनको मैं मुसलसल देख रहा हूँ डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के ऊपर इनका जो तज्जिया है ऑन ग्राउंड, इनफैक्ट जो तज्जिया है वो हमारे सामने रखी है। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग इन एक्सप्रेसो। और मुझे नहीं मालूम इस वक्त वहाँ पे वक्त क्या है, लेकिन पाकिस्तान से आपको सुबह खैर। सबसे पहले तो मैं ये जो यकम सितंबर की सुबह है, ये 20 साल के बाद ये यकम सितंबर 2021 की सुबह आई है, ये कैसी सुबह है काबुल में और कितनी इंपॉर्टेंट है इस सूरत हाल को लेकर जो तालिबान के आने के बाद बनी और अमेरिका के जाने के बाद बनी है? सुमेरा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, आपने मदद किया प्रोग्राम में। और इस वक्त तकरीबन 8:45 बजने वाले हैं काबुल में, पाकिस्तानी टाइम के मुकाबले में 30 मिनट्स जो है वो काबुलाइट्स पीछे हैं। यहाँ पर जिस सुबह का आप रिएक्शन पूछ रहे हैं वो शायद कल वो दिन आकर गुजर चुका है, क्योंकि अमेरिकन की डेडलाइन 31 की थी, लेकिन वो 31 और 30 की रात को ही चले गए हैं यहाँ से और काफी भारी दिल के साथ गए हैं। जो हमारे इवन वहाँ पर जो यूएस सोल्जर्स थे उनके साथ भी, क्योंकि हम राब्ते में थे, उनमें से एक से बात भी हुई मेरी प्रायर हिज डिपार्चर फ्रॉम द काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स दे जस्ट फ्लू अवे। तो उन्होंने बताया, अपने क्रिस डुनॉ का उन्होंने बताया कि वो बहुत हेवी हार्टेड थे जब वो आखिरी फौजी जिनको नाम दिया गया है और तैयारे में सवार होने से पहले उन्होंने कल विदाई नजर भी डाली काबुल एयरपोर्ट पे और उनके अल्फाज भी ये थे कि आई एम लीविंग अफगानिस्तान आई एम लीविंग यू विद अ हेवी हार्ट। तो आई थिंक कि एक फौजी के लिए उसकी साइकी अगर समझें तो एक यूनिफॉर्म्ड आदमी के लिए ऑर्डर्स बहुत मैटर करते हैं। ऑर्डर्स पर वो आते हैं, लेकिन अगर उन ऑर्डर्स को पूरा करने के बाद उन्हें वहां से किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में निकलना पड़े तो ये उनके लिए सबसे बड़ी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख या दाग रह जाता है। तो आई थिंक क्रिस फेमस तो हो गए उस तस्वीर के बाद, लेकिन आई थिंक कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी कभी जिंदगी में पसंद नहीं आएगी। तो काबुल में सड़कों पर अगले दिन रात को तो हमने सब, आपने बताया भी अभी, और हमने देखा, फिर हमने इवन हमें क्योंकि सड़क पर जाने की परमिशन नहीं थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, एक इंतहा दर्जे का हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो हम पर भी मौजूद है यहाँ पर। तो हमने अपनी छत पर जाकर जो कवरेज की तो उस वक्त तकरीबन कम से कम भी अगर मैं वो वक्त नोट करूँ तो 1 से 1.5 घंटे तक वो फायरिंग जारी रही है और मुख्तलिफ काबुल की मुख्तलिफ गलियों से मुसलसल अल्लाह अकबर की, नारा तकबीर की आवाज आती रही है। हमारे होटल के सामने जो सिक्योरिटी थी वो सजदे में गिरे और बहुत दिक्कत आवेज मनाजिर थे। अगर मैं आपसे सुमेरा जर्नलिस्टिक एनालिसिस आपका पूछूं, ये जो नारे वहां पे लग रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, ये कितने फीसद अफगानों के जज्बात की तर्जुमानी थी? अगर हम काबुल की बात कर लें, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, जिन्होंने जंग लड़ी है वो भी अफगान हैं
जिन्होंने अपने मुल्क के लिए ये सारी कुर्बानियां दी हैं वो भी अफगान हैं, वो बाहर से नहीं आए कहीं से, इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं। और काबुल को दो हिस्सों में बांटा गया है हमेशा, एक सोवियत टाइम की या एक कम्युनिस्ट टाइम की एक डिवीजन रखी गई है हमेशा से, और उसमें हमेशा पुख्तून एलिमेंट जो है उसको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रखा जाता है। दुनिया को ये बताया जाता है शायद कि पुख्तून जो है वो लिबरलिज्म के या मॉडर्निज्म के वो खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। काबुल में लोग हमेशा हवा का रुख देखते हैं पूरे अफगानिस्तान में। सही। उनका सबसे बड़ा उनकी सबसे बड़ी गर्ज ये होती है कि उनके बच्चे कब तक महफूज हैं, उनका कारोबार कब तक महफूज है, उनकी जिंदगी कब तक महफूज है। और अगर पिछले 15 से 16 दिन जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, आप अगर सिर्फ काबुल का ही नहीं, उनके पास रिपोर्ट्स सारे सूबों की जो आ रही हैं, अगर आप क्राइम रेट देखें तो क्राइम रेट में इस वक्त पूरे अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो 70% तक कमी आ चुकी है, और काबुल में डाउन टू 90। बिल्कुल ठीक है। मैं यहीं से दोबारा भी लिंक करूंगा आपसे। इस वक्त हमें वजीर दाखिला शेख ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जरा उनसे भी पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किन ग्राउंड्स पे सोच रहे हैं, बात करता हूँ। शेख साहब सुबह खैर, बहुत दिनों के बाद ऑन एयर आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल बिल्ट हुई है, खदशात बहुत ज्यादा थे पहले अफगानिस्तान को लेकर कि जी जाने क्या सूरत हाल होगी। कल वजीर इत्तलात ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जो अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे आए थे कि वो भी दे आर गॉन बैक। अभी क्या सूरत हाल है जी, और पाकिस्तान कितना इस सूरत हाल को चैलेंजिंग समझ रहा है? क्या आप समझते हैं कि मामला कंट्रोल में और ठीक होगा मामला? कैसे देख रही है हुकूमत पाकिस्तान? शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड से तो मामला ठीक है, और आज पहला दिन है अफगानिस्तान का। पहले दिन ही लोग अगर उनसे तोड़ते हुए करें कि वो कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, मेरा ख्याल है हमें वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। और दुनिया सारी इनकी तरफ देख रही है, हमारी तरफ भी देख रही है, तो दुनिया के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट किया उम्मीद है वो निभाएंगे। और काबुल की इस्तेहकाम और सलामती और अमन हमसे वाबस्ता है जी। और हमने एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। शुक्र है काबुल में, अफगानिस्तान में कोई खुंदेजी नहीं। पंजशेर के छोटे से थोड़ा सा इलाका है, वैली जो है, उसमें भी हालात 6-7-8 दिन तक ठीक हो जाएंगे। और अब देखना ये है कि अफगानिस्तान की जो बनने वाली हुकूमत होगी इस हफ्ते में वो कैसी होगी, और इंटरनेशनली उसको कितनी एक्सेप्टेंस होगी। तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई पुराने चेहरे जो है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला या करवई वगैरह को शामिल करें, कुछ नए चेहरे वो जरूर शामिल करेंगे। और अब इसका सारा डिपेंड करता है जी कि अफगानिस्तान के अंदर के हालात कैसे वो चलाते हैं। और 40 साल जंग अपने अख्ताम पे पहुंची है, और आज पहला दिन है, और पहले दिन सुबह आपको दे रहा हूँ। अच्छा, एक पिछले कुछ दिनों से हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, हमारे सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं मुईद यूसुफ साहब, उनकी जानिब से कि जी तालिबान और पाकिस्तान को दुनिया तनहा ना छोड़े, पाकिस्तान का ये नैरेटिव है। इस नैरेटिव को लेकर आप क्यों समझते हैं बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर कि ये अगर दुनिया तनहा छोड़ेगी अफगानिस्तान को तो कोई नया 9/11 हो सकता है, कोई नया डिजास्टर हो सकता है? पाकिस्तान क्यों ऐसा सोच रहा है? देखिए, ये बात कहनी तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना है कि 9/11 हो सकता है। पहले भी कोई अफगानी, ये हुकूमत की तरफ से आई है स्टेटमेंट, ये मुईद यूसुफ साहब भी कह चुके हैं। मुईद यूसुफ कहते हैं कि उसको मिस कोट किया गया, उसने तरदीद की है। लेकिन आजकल हमें बड़ा मोहतात रहना चाहिए कि हमारे एक एक लफ्ज पे अमेरिकन भी हमें सुन रहे होते हैं, और इंडियन भी, और अफगान भी। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दुआ और दवा में एक नुक्ते का फर्क होता है, और पास का नुक्ता डालते तो बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। तो लेट्स वेट एंड सी एंड होप फॉर अ गुड, एंड अल्टीमेटली हम खित्ते के उस इम्पोर्टेंट इलाके में हैं, सारी सेंट्रल एशिया हमसे वाबस्ता है। और लेकिन हमारा इलाका आगे बहुत बड़े खूनी बुरान से गुजरा है, सीरिया है, गुजर रहा है, इराक है, यमन है, लीबिया है। तो उसके बाद अगर एक जगह पे थोड़े बेहतरी के हालात हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वहाँ बेहतरी हो। इंशाल्लाह ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे अफगानिस्तान के जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का इसका क्या किरदार होगा। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर रही थी कि जो मनाजिर आपने देखे, लेकिन अभी फ़िलहाल तालिबान
जिस तरह से हुकूमत साजी करने जा रही है अफगानिस्तान में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको। आपके नज़दीक जिस तरह के चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, उसको ओवरकम करने के लिए उन्हें कितना टाइम पीरियड दरकार होगा और क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाएंगे कि जो जो उनको मुश्किलात का सामना है उसको ओवरकम कर सकें? देखिए, सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, लोग कहते हैं कि शायद इकोनॉमी होगा। मेरे हिसाब से, मैं जो ग्राउंड रियलिटीज देख रही हूँ, मेरे ख्याल से उनके लिए इकोनॉमी मसला नहीं है। और ये चीज आप उनके कॉन्फिडेंस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, वो सोच जरूर रहे हैं, हाँ वो तमाम वजह कता जरूर देख रहे हैं हर चीज की, लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त दाइश को ओवरकम करना होगा, कि जिसने अमेरिका के जाने से पहले रेजरेक्ट किया है खुद को, और इसी जानिब वो अभी सोच भी रहे हैं। फिर सेकंड उनके लिए पंजशेर आता है, पंजशेर को वो करेंगे। आपस की कंसल्टेशन वो मुकम्मल कर चुके हैं, और यही मैं हमेशा, जब से मैं अफगानिस्तान में हूँ, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, मैं यही कहती थी कि अपनी कंसल्टेशन आपस की मुकम्मल करके वो फिर उसके बाद सिक्योरिटी मसाइल देखेंगे। वो इस मर्तबा सबसे पहले उस चैलेंज को निपटेंगे जो कल को उनकी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। इकोनॉमी की जानिब बात आए, इकोनॉमी से भी पहले उनका दूसरा मसला ये होगा प्रायोरिटी पे, कि उनके अंडर वॉच किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, क्योंकि वो खवातीन के साथ बहुत इस वक्त बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत सॉफ्ट माइंडेड हैं। नौकरियों पे वापस आने का भी कहा है, मेरा ख्याल है सैलरीज भी उनको घर तक भिजवा दी गई हैं। इन कमिंग वीक और सो और भी मजीद वो इस हवाले से अनाउंसमेंट्स करने का इरादा रखते हैं। देन इट कम्स टू गवर्नमेंट फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो जितना हो सकेगा अपने लोगों को अकोमोडेट करेंगे। एज आई सेड, दे आर अफगान्स, दे आर फ्रॉम द सॉइल। और फिर उसमें उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि वी डोंट डिजर्व द लायंस शेयर, वी डिजर्व इट ऑल। क्योंकि हमने 20 साल अकेले ये रेजिस्टेंस लड़ी है, अकेले ये जंग लड़ी है, अकेले हमने अपने लोग शहीद कराए हैं। और हम अगर ब्रॉड बेस्ड या और इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमने, जरूरी नहीं है कि अब्दुल्ला या हामिद करजाई को ही लेकर आना है, हम बाउंड हैं कौमियतों को कौमी धारे में लाने की। ठीक है, आई थिंक दे आर पेइंग अटेंशन टू एथनिसिटीज। इसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा की क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया होगा और आपने यकीनी तौर पे खुद इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन भी की होगी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। अफगान अवाम, आपने शुरू में बताया कि जो लड़े हैं वो भी अफगान है, जो मरे हैं वहां पे वो भी अफगान है, लेकिन इस वक्त इस हुकूमत की एक्सेप्टेबिलिटी, चूंकि इसके पास कोई डेमोक्रेटिक स्टेटस नहीं है हुकूमत का, बहरहाल तो एक्सेप्टेबिलिटी क्या है वहां के लोगों के अंदर, क्योंकि वाइब्रेंट यूथ है, आप पढ़ी लिखी यूथ है अफगानिस्तान की, ये आप हमें अगर बता पाएं कि इस वक्त क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग मुतमईन हो गए हैं कि ठीक है इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं चलेंगी, या फिर आपको लगता है नहीं आने वाले वक्त में शायद इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल होंगे इंटरनली प्रॉब्लम्स। तो देखिए, तरक्की पजीर ममालिक क्या, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर अपराइजिंग एनीवेयर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये क्यों सोच लें कि यहाँ पर लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे? नहीं, ये बात करना बहुत बेवकूफ़ी के तौर पे होगा। यहाँ पर लोग अभी जज कर रहे हैं इनको, और यही वजह है कि इट्स कीपिंग तालिबान इन देयर लाइंस एंड इन देयर डिसिप्लिन्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। आपके पास ऑलरेडी, विदाउट हैविंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, आपके ऊपर ऑलरेडी एक चेक है, एक बैलेंस है, और आप उस मॉनिटरिंग वॉच से खौफजदा भी हैं। जबकि सबसे अच्छी चीज है कि तालिबान कभी भी किसी एक्सट्रीम मेजर के लिए नहीं जाएंगे। उनको पता है कि हमसे जवाब मांगा जा सकता है। हाँ, उनके पास कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस होते रहे हैं, यहाँ 11 साल की बच्चियां, हम आते रहे इलेक्शंस कवर करने, कॉलीग्स मेरे आते रहे, तो जब भी पिछले 2-3 इलेक्शंस गुजरे हैं, इसमें 10-10 साल की बच्चियों से भी वोट डलवाए गए हैं। ओपन, बिल्कुल ओपन एक रिगिंग होती थी, जस्ट एक बराए नाम इलेक्शंस होते थे। लेकिन अब तालिबान को ये पता है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से मूव कर रहे आगे, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ ऑन आवर टोज, तभी एक मामला चलेगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मेरा कि आपने ऑल द वे फ्रॉम काबुल हमें ज्वाइन किया और अपडेट करी थी वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है। आपने तमाम चीज़ों का एनालिसिस भी किया, अफगानिस्तान में तालिबान को क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से वो हुकूमत साजी करेंगे, इस पर बात करी थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात की। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। गवर्नमेंट समेत तमाम सियासी जमातों का बुनियादी मुतालबा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी वाजे किया कि नून लीग ना मज़ाहमत चाहती है और ना ही मफाहमत।
हम सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फौरी और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है। 2 दिन पहले उन्होंने पेशकश की थी कि पीपल्स पार्टी ईवीएम्स की बजाय इंतखाबी इस्लाहात के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स की बजाय सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दे रही है। इसी सिलसिले में अपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात और बात करने की दावत भी दी जा रही है और गवर्नमेंट की जानिब से ईवीएम्स के कई डेमो भी पेश किए गए, लेकिन अभी तक ना ही अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है और ना ही ईवीएम्स के इस्तेमाल पर राजी हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में ईवीएम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ हम अगर इलेक्शन कमीशन का जिक्र करें तो ईवीएम की सलाहियत पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ात लगाए हैं और आपको याद है इलेक्शन कमीशन पहले भी इस पर एतराज़ात लगा चुका है। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा इस सूरत हाल पर बात करते हैं कि ये इत्तफाक राय कब तक हो सकता है और क्यों नहीं हो पा रहा। शिबली साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर, चूँकि पिछले 5 साल तहरीक इंसाफ धांधली करती रही, ये 5 साल तकरीबन 3 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग धांधली कर रही है। पाकिस्तान की आवाम और इकॉनमी डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगले 5 साल भी ये राग अलापा जाए। हल इसका क्या है? आप मशीन पे जोर देते हैं, ओपोजिशन कहती है नेगोशिएट नहीं कर रही हमारे साथ हुकूमत, इसका हल क्या है शिबली साहब? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये कंट्रडिक्शन है कि तजाद है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे? शफाफ उसी तब होंगे जबकि उन तरीकों को उस तरीक़ेकार से निजात हासिल की जाए जो कि माजी में इन इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाते रहे हैं। तो उसका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हमने जाना है तो वो एक वाहिद तरीका है जिससे कि हम एक शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शंस करा सकते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप तरीक़ाकार वही इस्तेमाल करें जो आप माजी में इस्तेमाल होता आया है और जितने भी मैनुअल इंटरफेस है जिसमें कि लोगों ने ठप्पे लगाए हैं, वोट ज़ाया हुए हैं और हर तरह के चीजें हर हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। तो उनसे छुटकारा करने के लिए अगर अपोजिशन चाहती है कि इलेक्शंस, और सब चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी उठाने पड़ेंगे। हम उसी रास्ते पे नहीं चल सकते हैं जिस पे कि हम चलते आए हैं। हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा और वो है टेक्नोलॉजी का। ठीक हो गया। अच्छा शिबली फयाज साहब, हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो बेसिकली पार्लियामेंट में होनी चाहिए और कौमी असम्बली में कायदेवान, चूँकि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए बाज़ार पर कोई दावत दी गई है? और अगर दी गई है तो गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन बैठ कर बात करने को तैयार क्यों नहीं है? देखें, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको ये ऑफर दी थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे वो बात बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल में जो मसला है वो ये है कि इनको जो पुराना तरीका इंतखाब है वो इनको सूट करता है, उसके ये माहिर हो चुके हैं। ये जो है तो सिर्फ दिखाने के लिए इसकी अपोजिशन करते हैं, लेकिन दिल में ये भी जानते हैं और जो वो लोग जो कि न्यूट्रल लोग हैं वो जानते हैं, इवन इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो जानते हैं। हमें जो बाद में बात करते हैं वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जी, और वो मुतमईन है। लेकिन उनकी लीडरशिप सिर्फ जो है या तो अपने लिए कोई नेगोशिएशन का वो ढूंढ रही है कि जिसमें कुछ वो हासिल कर सके इन क्विड प्रो को, तो दूसरी बात यह है कि वो उनको सूट नहीं करता। ये तो मैनुअल सिस्टम उनको सूट करता है बिकॉज़ उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका कोई सलूक भी तो होना चाहिए ना, जैसे या तो कोई बैनुल अक़वामी माहिरीन बुला लिए जाएं, कोई ऑब्जर्वर्स बुला लिए जाएं, यानी कि अल्टीमेटली ये अप्रूवल तो तभी होगा ना शिबली साहब जब तक आप और अपोजिशन मिलकर इस बात का फैसला करेंगे। आप भी जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपोजिशन ने ना अभी तक इसका जायजा लिया है, वो मुसलसल तनकीद करती नजर आती है, आप मुसलसल इसकी हिमायत करते नजर आते हैं, तो कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो अगर आपने करवा भी दिए इलेक्शन इनके जरिए तो फिर वो काबिल कबूल इलेक्शन नहीं होंगे, आपको भी मालूम है ये बात। देखें एक तरीकाकार है। पहली बात तो ये है कि हमारा मशीन को दिखाना का मकसद ये नहीं है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है जो मुराविजा कानून होगा उस वक्त या इस वक्त है। अगर कानून ये कहता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्शन किए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को उसको फॉलो करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो मशीन दिखाई गई है ये इलेक्शन कमीशन को भी दिखाई गई है और उन्होंने अपनी टेक्निकल कमेटी भी नामजद कर दी है। और हमने
हर प्लेटफॉर्म पे यही कहा है कि आप जो अपोजिशन है वो अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स लाए और हम उनको उनके सामने, हम तो इलेक्शन कमीशन में भी मीडिया को ले जाना चाहते थे कि जो सवालात हों सबके सामने हों, लेकिन उसकी इजाजत इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। तो हम तो हर चीज सामने खुलकर करना चाहते हैं और हम ने उनसे रिक्वेस्ट किया अपोजिशन पार्टी से, और इलेक्शन कमीशन ने भी, टेक्निकल कमेटी, इसकी पूरी टेस्टिंग प्रोसेसिंग होगी, तब ये तय होगा कि आया ये मशीन है कोई और मशीन है। लेकिन ये तो तय है कि हमने इलेक्शन 2023 के टेक्नोलॉजी के जरिए कराना। लेकिन ये अच्छा, ये तय है, ओके। अच्छा, ये एतराजात सिर्फ अपोजिशन भी नहीं कर रही ना, इलेक्शन कमीशन भी इस पे एतराजात कर रहा है और नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको करेक्ट कर दूं जी। देखें, ये पिछले वीकेंड पे उनकी जराए की तरफ से कोई खबर चली थी जिसका कि इलेक्शन कमीशन ने टोटली तरदीद की है। इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता, बिकॉज इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल कमेटी है उसने मशीन को देखा तक नहीं है। अच्छा। जब वो देखेंगे, जब वो उस पे टेक्निकल एतराजात उठाएंगे, टेक्निकल नॉट पॉलिटिकल, ठीक है, टेक्निकल एतराजात उठाएंगे, उसको उस पे जो है तो बात होगी। तो ये लेकिन ये नहीं है ये कि एक अमली रास्ता नहीं होगा कि आप पहले इसको इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर लें, इस पे उनकी टेक्निकल कमेटी को आप मुतमईन कर लें। नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन तो एक कानूनी इदारा है ना, उसको तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन साफ शफाफ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनके पास, उसको कराना है। अब जब इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता सियासी, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी पॉलिटिकल, व्हिच दे आर नॉट, ठीक है। इसलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें 45 डेज दिए गए हैं कमेटी को, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी कमेटी बनाई है उसको 45 दिन दिए गए हैं कि वो अपनी सारी जो टेक्निकल और चीजें, जो भी इश्यूज हैं उसके, आई मीन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, उसका वो करे और फिर वो रिपोर्ट देगी। इस दौरान में हमारा फर्ज बनता है और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम आवाम को आगाही दें, हम बताएं उनको कि जी पुराना सिस्टम क्या था और नया सिस्टम क्या होगा। ये तो जब कानून बनेगा उससे फिर कोई भी किसी का भी छुटकारा नहीं है। जब कानून पास हो जाता है तो कानून और पार्लियामेंट जो है तो वो सुप्रीम इदारे हैं, ठीक है। इन और केस वो जो है तो अगर इलेक्शन ये कमीशन कानून की साजी कर लेते हैं, ठीक है शिबली साहब, अगर इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी अप्रूव करती है और वन साइडेड डिसीजन ही ऑब्वियसली होगा, क्योंकि फिर ऑपोजिशन को तो आप एतमाद में नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया और इलेक्शन कमीशन का काम तो कंसेंसस करना नहीं है, वो तो कानून और आइन के मुताबिक अपना फैसला करेगा। आपका अगर कंसेंसस नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि 2023 के इंतखाबात भी मुतनाज़े हो जाएंगे, अगरचे कि ईवीएम के जरिए भी हों? आपको नहीं लगता? नहीं, देखें इसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अपोजिशन को बगैर ऑन बोर्ड लिए हुए हम कराएंगे, बिकॉज इलेक्शन में तो ये नहीं, अगर एक खिलाड़ी अगर दूसरी टीम आई ही नहीं खेलने के लिए तो मैच या तो वॉकओवर मिल जाता है। लेकिन पॉलिटिकल उसमें जो पॉलिटिकल जो वो होता है, एक्सरसाइज होती है, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, उसमें इलेक्शन फ्री फेयर और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और वो इंशाल्लाह होगी। वो काम है इलेक्शन कमीशन का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आगाही कर रहे हैं और उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आवाम को बता रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस को, प्रोविंशियल असेंबलीज को हम रोड शो कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, वरना ईवीएम आम आदमी को नहीं पता कि ईवीएम क्या होता है। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया है कि ये सिंपल भी है, इस्तेमाल में भी सिंपल है और इसमें एक्यूरेसी भी है और इसमें सिक्योरिटी भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसमें आपकी इंटेंशंस तो अब अपोजिशन कहती है ठीक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी इंटेंशंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की हैं, जो भी हो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बेहतर हो। दिस इज व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी मच शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि देखें, बात ये है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में, कि हारने वाला हार माने और जीतने वाले की जीत में क्रेडिबिलिटी हो, और वो मैनुअल सिस्टम फेल हो चुका है। अब आपको टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, चाहे ये मशीन हो या कोई और मशीन हो, टेक्नोलॉजी की तरफ हमें आना करना पड़ेगा। ठीक हो गया, कोई वोट जाया नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और शिबली फराज साहब हमारे साथ थे ईवीएम्स के जरिए वोटिंग पर। उम्मीद करते हैं जी 1 साल है अभी, गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी और इलेक्शन जो है वही बात के शफाफ हो। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि यहाँ पे बक्से गायब हो जाते हैं तो डाटा कैसे निकलेगा अगर टैंपर हो गया तो। सर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे महंगाई की, तो गवर्नमेंट ने महंगाई के सताए आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में जो उसकी कीमतें हैं उसमें मामूली रिलीफ दे दिया है। उग्र की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मतलब दे दिया है ना, अब ये 1.5 ठीक है 5 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई थी। ताहम गवर्नमेंट ने पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल है और मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी की गई है। गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने से पहले वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान LPG की बढ़ती कीमतों का उन्होंने नोटिस लिया और मुतल्लिका हुकाम को LPG की कीमतें कम करने की हिदायत की। तब वही हुआ जो वज़ीर आज़म के नोटिस कर लेने के बाद होता है, जिसका खदशा हमेशा रहता है कि जब भी वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो मजीद महंगी हो जाती है। ये वैसे बहुत ही अजीब बात हाँ, है। वैसे ये और बार-बार नोटिस लिया कि कीमतें बढ़ रही हैं और कीमत कल तकरीबन 5 रुपए और बढ़ गई। खैर, इस तरह वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद ओगरा ने 12 किलोग्राम जो LPG का घरेलू सिलेंडर होता है 58 रुपए महंगा कर दिया और ये ऑलरेडी 600-700 रुपए महंगा हो चुका है। ये मेरी जाती इन्फॉर्मेशन है। ये घरेलू सिलेंडर की नई कीमत है और इस वक्त 2060 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। 2100 तक भी बिक रहा है कुछ जगहों पे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान भी बरकरार है। दायरे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी आटा, चीनी, घी, चिकन और अंडों समेत जो 22 अशियाए ज़रूरियाँ हैं इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी माहिर मईशत हैं, जो इकॉनमी के हवाले से टास्क फोर्स है उसका भी हिस्सा है, तो उनसे ज़रा हम बात करते हैं। और यकीनी तौर पे फूड इन्फ्लेशन अपनी जगह, कुछ इंटरनेशनल एरिया से डॉक्टर साहब हमारे साथ न्यूज़ भी शेयर कर रहे थे, वो भी अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद बुरे हालात। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अभी तक मैं अगर आपसे ये कहूं कि पिछले 7, 8, 9, 10 महीने में जब हम महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई रोड मैप हम नहीं बना पा रहे हैं। अगर बना पा भी रहे हैं तो आवाम के सामने नहीं आ रहा है। और ये जो मैं कीमतें अक्सर यहाँ पे बात करता हूँ, मैं अक्सर जो हमारे घर में मेड आती है मैं उनसे पूछता हूँ कि अब आपने घी कितने रुपए किलो लेती हैं आप, या ये LPG का सिलेंडर, तो वो मुझे बताती हैं कि पुत्र बड़ी महंगाई होगी। ये अक्सर वो ये बात करती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कुछ महीनों से जब से मैं आपके प्रोग्राम में स्पेशलिस्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ इस वक्त रिकॉर्ड हाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत के बस से बिल्कुल बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, LPG, LNG, जो एनर्जी कीमतें बढ़ेंगी उसी तनासब से गैस की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ रही होती हैं। जो चीज़ हुकूमत के बस में है वो ये है कि यहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज ना हो पाए, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। अगर वहाँ पे कहीं पे कोई गफलत होती है तो यकीनन वफाकी या सूबाई मुतल्लिका सूबाई हुकूमत जो है वो उसकी जिम्मेदार है कि आटा, गंदम, चावल, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें जो है ये मिल रही हो। इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि चूँकि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट जो है वहाँ पे कीमतें महंगी हैं, पाकिस्तान में भी वो महंगी हो, यहाँ पे होल्डिंग का खतरा होता है और इसीलिए हुकूमत जो है वो अपने पास स्टॉक्स मंगवा के रखने की कोशिश कर रही होती है कि उस होर्डिंग से बचा जा सके। दूसरी चीज़ जो हुकूमत कर सकती है इस महंगाई से रिलीफ देने के लिए वो ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है उसको बेहतर बनाया जाए, खा वो तनख्वाहों में इजाफे के साथ हो, या वो बेस्ट या एहसास प्रोग्राम के साथ है, या टारगेटेड सब्सिडीज के साथ है, या किसी तरह का और रिलीफ दे के, तो ये दूसरी चीज़ होगी। लेकिन वहाँ पे भी स्पेशली जब हम आटे की बात करते हैं तो जब आप दही आबादी को रिलीफ देने के लिए गंदम की जो थी कीमत खरीद जब वो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अब फ्लोर मिल्स को गंदम की जो इशू प्राइस है जिसपे महकमा खुराक जो है वो फ्लोर मिल को दे रहा होगा वो भी बढ़ेगी, तो शहरी आबादी के लिए आटा महंगा नजर आएगा। तो ये पॉलिसी बैलेंस रखना जो है ये बिल्कुल एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हमारी 80% आबादी जो है LPG इस्तेमाल करती है और वो मुसलसल बढ़ रही है। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया इसमें इजाफे क्यों हो रहा है। उसके बाद ओगरा ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में 58 रुपीज़ तकरीबन इजाफा किया। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ें उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं? देखिए, अगेन वज़ीर आज़म ने नोटिस तो ले लिया, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत जो है वो बड़ी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला गैस का ये है कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसकी एक परसेंटेज होती है कि जो भी पेट्रोलियम प्राइसेस है अगर वो कम होगी तो उसका परसेंटेज जाहिर है कम बनेगा, अगर वो ज्यादा है तो उसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा। तो उस हिसाब से ये गैस की कीमत जो है इसमें उतार चढ़ाव लेकिन डॉक्टर साहब ये तो टेक्निकल रीजन है ना जो आप बता रहे हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट। ये जब प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले पूछ लिया करें टीम से कि मुझे नोटिस लेना चाहिए या वाकई आपने लॉजिकली बढ़ाई है या इसने बढ़ जाना है? नोटिस ले लेते हैं, खबर बन जाती है, ट्वीट्स हो जाते हैं,
और फिर उसके फौरन बाद कीमत फिर बढ़ जाती है। तो ये कितनी बड़ी सुबकी है और आवाम का कितना बड़ा एक डिस्क्रेडिट करना है आवाम के सामने अपने आप को, हेड ऑफ द स्टेट जिनसे इतनी उम्मीदें आवाम को, जो लोग उनको लाइव चेंज के लिए, और वो ऐसी बात जब करते हैं तो आवाम के अंदर कितनी मायूसी फैलती है इससे। डॉक्टर साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नोटिस उस चीज का ले रहे हैं जिसकी कीमतें अब नॉर्मली बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नोटिस लेने का मतलब यह है कि वो पूछ रहे हैं कि अच्छा जी ये क्यों बढ़ रही है, और जब उनके सामने एक रैशनल रख दी जाए कि जनाब ये इसलिए बढ़ रही है कि पिछले महीने इसकी इंपोर्ट प्राइस ये थी, उससे पिछले महीने ये थी, अब ये हो गया, लिहाजा ये महंगा हो गया, तो नोटिस लेने का मतलब तो यही है ना कि वो जानना चाह रहे हैं कि ये कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, कोई ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा, नहीं, मेरे नजदीक आपकी बात ठीक है, मैं वंस अगेन सेइंग, लेकिन मेरे नजदीक बीइंग अ आम शहरी ऑफ पाकिस्तान, नोटिस लेने का मतलब ये है कि मेरे वजीर आजम को एहसास हुआ है कि कीमत बढ़ गई है, मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ, डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ, फिर पता लगता है कि नहीं उन्होंने 58 रुपए और बढ़ा दिए। हाँ, लेकिन इस वक्त वाकईतन एक मुश्किल मरहला और पाकिस्तान को देखिए, मैं आपसे अभी प्रोग्राम ऑफ द जब बात कर रहा था कि श्रीलंका की, आज मैं सुबह देख रहा था एक पिक्चर इंग्लिश अखबार के मेन पेज पे कि लोग लाइनें बना के मट्टी के तेल के लिए खड़े हैं और उनके पास सिर्फ $2.8 बिलियन रह गए हैं। फॉरेन स्पेशली हमारा खिता वो कोविड की अनइवन रिकवरी की वजह से, तो ये अगर तो इवन रिकवरी हो ना तो फिर तो सारे ममालिक जो होते हैं वो एक जैसा उनके साथ। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा, बिजली की अक्सर कीमतें और गैस की अक्सर कीमतों का ताल्लुक हमारी जो मैनेजमेंट होती है इससे बड़ा मुताल्लिक होता है। गैस की कीमतें गर्मियों में बढ़ जाना बहुत ही अलार्मिंग है, सर्दियां तो अभी आई नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इल गवर्नेंस से मुराद जो इसकी मिसमैनेजमेंट है उसका भी कहीं ना कहीं पे हाथ है, जो हम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे और हमें बिल्स प्रॉपर नहीं आते, लाइन लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो अनफोर्सिन लॉसेस हैं, इसमें जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है बिजली के, वो तो उनको कम करना वो तो हमारे हुकूमती इदारों के अख्तियार में है। ठीक है, गैस महंगी है, फर्नेस ऑयल महंगा है, उस कंपोनेंट को शायद हम नहीं ज्यादा छेड़ सकते, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है ये तो प्योरली हमारे अपने अख्तियार में है, हुकूमती इदारों के अख्तियार में है, और अगर इनमें कमी नहीं आती है और उसकी वजह से भी अवाम को महंगे बिल देना पड़ते हैं तो उसके लिए हुकूमत वक्त ही जवाब दे। ठीक है, हुकूमत वक्त जवाब दे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अब चूंकि अवाम के बारे में जब भी हम सवाल करते हैं तो हमें खुद इतना अजीब लगता है, ऐसा लगता है एक बेबसी की सी कैफियत है, एक उम्मीद थी वो भी अब बाकी नहीं नजर आती कि चले कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि स्ट्रेट अवे हुकूमती वज़रा भी इंटरनेशनल सिचुएशन की जानिब रेफर कर देते हैं। आप माहिर मईशत हैं, इस वक्त गवर्नमेंट किन ग्राउंड्स पे सोच रही है? अगर वज़ीर आज़म को वाकई महंगाई की वजह से नींद नहीं आ रही तो वो जाग के क्या सोच रहे हैं? अगर देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म की जो आपकी 40% पॉपुलेशन है ना, 5 ग्रुप होते हैं, तो जो 40% नीचे वाला जो ग्रुप है, वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश है कि वहां पे जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि उनके लिए जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो सके, खा वो टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में है, वो डायरेक्ट सब्सिडी की शक्ल में है, या उनके लिए कुछ और प्रोग्राम लाए जाए। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सर्वे था, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जो कि घर घर जाके सर्वे नहीं बल्कि सेंसस हुआ है कंप्यूटराइज्ड टैब्स पे, वो डाटा तकरीबन अपडेट हो चुका है। आई होप वज़ीर आज़म अगले 1-2 हफ्ते में उसका ऐलान कर देंगे। तो अब जो विस्प है उसके पास एक घर का डाटा मौजूद है, उसको ट्रायंगुलेट करके एफबीआर के साथ, नादरा के साथ और बाकी बैंक्स के जरिए, जो प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है कि जो आपके 40% पॉपुलेशन जो खतरा गुर्बत से नीचे है उनके लिए सोशल सेफ्टी। तो डॉक्टर साहब, आप उम्मीद रखें कि अगले 30 दिनों में या 2 महीने में जब भी प्राइम मिनिस्टर का ऐलान करते हैं तो टारगेटेड सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी गुरबा को? इंशाल्लाह इस पे बहुत तेजी से काम होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये खबर है वैसे, बिल्कुल खबर है, लेकिन देखते हैं क्या जो होता है। गरीब लोग हमें देख रहे हैं, जो उनके लिए वो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स ऑफ सियालकोट के हवाले से एक बुक है, उस पर कुछ जो कह लें एनालिसिस हो रहा है कि कौन से वो जो परिंदे हैं वहाँ पे मौजूद है और कौन से मादूम हो रहे हैं। इस पर आज है हमारा माइंड मैटर्स, तो देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। और आज जिस माइंड के साथ हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही एक कमाल माइंड है, कमाल फोटोग्राफर हैं। और फोटोग्राफर जो है, जब मैं फोटोग्राफर कहता हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि कोई बंदा जो अक्स बंदी करे, किसी चीज़ का अक्स ले तो वो फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर वो है कि जिसकी तस्वीर के अंदर आप खो जाएं, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि आर्टिस्ट का नाम उसको देना चाहिए। एक ऐसे ही कमाल आर्टिस्ट मेरे पास हैं जिनकी एक किताब है जो बहुत ही कमाल किताब है, और वो कमाल किताब जो है वो ये है बर्ड्स ऑफ सियालकोट। इसकी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर जो है इस पे पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, लेकिन असल जो एस्थेटिक्स और जमालियाती हिस्स जो बता रही है, हमें निशानदेही कर रही है कि जो आर्टिस्ट है वो कमाल एस्थेटिक सेंस है, उसमें कमाल जमालियाती और हुस्न को जानता है कि हुस्न क्या है। कमाल चीज़ है और इस पे एक बहुत तवील प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर इस मुख्तसर वक्त में जितना हम बात कर सकते हैं वो कमरान भाई आपसे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बर्ड्स ऑफ सियालकोट एक बर्ड है, वो एक ऐसा करैक्टर तो नहीं है कि उसको कहा जाए कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, अब तुम चेहरा साइड पे कर लो, लाइट इधर से आ रही है, ये आप डायरेक्शन उसको नहीं दे सकते। सो एक तस्वीर के लिए कितना टाइम लगता है? वकार भाई, ये किताब इसमें तकरीबन 64 तस्वीर हैं। ठीक है। और इस किताब को मुकम्मल करने में मुझे कोई 4 साल लगे। 4 साल लगे? 4 साल लगे। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ऐसे लगता है जैसे बर्ड्स को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहीं कोई फोटोग्राफर बैठा हुआ है, वो बिल्कुल एक नेचुरल जिस तरह वो उसमें रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या, अपने आप को छुपा के रखते हैं, क्या करते हैं? इसके लिए हम जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनका वो तरीकाकार तो यही होता है कि वो जाते हैं उनकी जिस जगह पे आपको पता है कि बर्ड मौजूद है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है बर्ड्स की, तो आप वहाँ पे जाके हाइड आउट होते हैं। ठीक है। और सूरज निकलने से पहले मैं तकरीबन सूरज निकलने से 1.5-2 घंटे पहले वहाँ पे चला जाता हूँ, और वहाँ पे हम वो कैमोफ्लाज एक टेंट सा लगा के तो उसके अंदर बैठ के तो फिर हम उनको वो डिस्टर्ब किए बगैर। तो आप पानियों के अंदर भी रहते हैं, यानी पानी के अंदर छुप के? जी, वो हम ये देखते हैं कि किस बर्ड पे हमने काम करना है। तो अक्सर जो वहाँ पे बर्ड्स हैं वो तालाब हैं वहाँ पे चनाब के इर्द गिर्द, वहाँ पे भी आते हैं, वहाँ पे कुछ जंगल है वहाँ पे भी आते हैं, कुछ वो दरिया के अंदर आते हैं, कुछ तालाबों के अंदर आते हैं। तो वो जिस बर्ड पे आपने काम करना हो तो उसके मुताबिक आपने, स्पेशली जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन के लिए आते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली आपको पानी में खड़ा पानी में, हाँ, वो चाहे सर्दियाँ हैं चाहे ठंडा होते पानी। ही ज़्यादातर हमारे जो जितने भी ये हमारे मुसाफिर परिंदे हैं जो ये सारे सर्दियों में आते हैं, वो सर्दियाँ यहाँ पे गुजारते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं सियालकोट से। अच्छा, ये बताएं, मैं इससे पहले कि आपसे ये सवाल पूछूं कि जब आपने ये किताब शुरू की थी उस वक्त बर्ड्स की क्या सूरत हाल थी? सियालकोट में ही आप देख लेते हैं, और आज क्या है उनकी, क्या वो जिस जगह रहते हैं अभी भी क्या उसी तादाद में है? उससे पहले मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में कि वो जानवरों की इसलिए भी बहुत सारे लोग करते थे, एहतराम करते थे कि वो समझते थे कि तमाम जानवर जो हैं वो परियों की मलकियत है। मुझे लगता है कि चाहे ये इररेशनल थॉट है, लेकिन कम से कम इससे परिंदे तो बचे हुए थे, तो हमें इस रैशनैलिटी का क्या फ़ायदा जिसने हमारी इतनी खूबसूरत दुनिया को अगर वो तबाह कर रही है? तो आप ये बताइए कि उस वक्त और अब में क्या फ़र्क है? आपने ये स्टार्ट कब किया था ये वाला प्रोजेक्ट? ये तकरीबन मैंने शुरू किया था 2010 में। ठीक है। और ये 2014-15 में ये किताब प्रिंट हो गई। ठीक है। तो 10 से लेके 21 में क्या फ़र्क है? ये इतना बड़ा फ़र्क है कि जैसे कोई आप इसको बयान करें तो लगता है कोई मुबालगा बहुत करना मैं चाह रहा हूँ, या मैं बहुत बड़ा कोई झूठ बोल रहा हूँ। यानी कि 70-80% तो जंगल ख़त्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, एक तो जंगलात की कमी, दूसरा शिकार। ये जितनी भी हमें कोई एक अच्छी तस्वीर दिखा देते हैं ना हमारा मीडिया या हमारे कोई अब सरकारी मशीनरी जिसमें कोई भी इदारा इन्वॉल्व है, वो हमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं कि जी हम जो है ना शिकार नहीं हो रहा या जंगलात लग रहे हैं। तो ये सारी आपको अगर आप हकीकत में जाएं तो वहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आता। शिकार इतनी बेदर्दी से हो रहा है कि मैं आपको लास्ट ईयर की अगर अदाद-ओ-शुमार बताऊँ कि हमने उसके इस किताब के बाद एक डॉक्यूमेंट्री की, एक पाकिस्तान में एक इदारा है बड़ा अच्छा जो नेचुरल हिस्ट्री पे काम सबसे ज़्यादा कर रहा है, वॉक अबाउट। ठीक है। उनके साथ मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था कुछ 4 साल पहले। तो हमने वो शूट किया है, वहाँ पे 10,000-15,000 का एक जो है ना वो परिंदों का एक वो हजूम आपको नज़र आता था, 10-15 हज़ार का। अब वो पिछले साल
आप वही आपको झूठ लगेगा। कोई ज्यादा से ज्यादा मुझे जो इकट्ठे वो परिंदे नजर आए, बार हेडेड गूज उनको बोलते हैं, वो 20-25 से ज्यादा नजर नहीं आए, यानी 10-15 हजार, और वो इतनी बेदर्दी से उनको शिकार। अच्छा, मुझे बिल्कुल आपका झूठ इसलिए नहीं लग रहा, नहीं मुबालगा लग रहा है। सोशल मीडिया पे तफाखुर के साथ, बाकायदा फ़ख्र के साथ गाड़ी का वो जो सामने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, जो बोनेट है, उसके ऊपर परिंदे सजाए हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं डिग्गी पे, जीप के ऊपर सजाए हुए हैं, साथ एक साहब खड़े हुए हैं वेपन लेके, और वो फ़ख्र है उनको, फ़ख्र उनको बेसिकली बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने ये बहुत ही कमाल काम किया और वो बहुत बड़े शिकारी हैं, इतने से मासूम परिंदों को मार के वो बहुत बड़े शिकारी हैं। तो ये है, ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है, और कोई इसके हवाले से कोई, मैं कहता हूँ कि उसका कोई पूछ नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक तलगंग से है, तो हमारे यहाँ जो सॉल्ट रेंज आती है, तो ये आपको पता है ये भी बड़ी रिच है उस हवाले से, काफी रिच। और काला तीतर जो है वो हमने तो बचपन से अभी तक, यानी बचपन में अगर कोई देखा है, अब तो एक अफसानवी सी चीज़ लगती है, और मैं हैरान हूँ कि ये फिर ढूंढ लेते हैं उसको, जो कहीं बेचारा किसी जगह पे उसने पनाह ली हुई है, तो उसको वहां से निकाल के भी इसको मार देते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। बर्ड्स ऑफ सियालकोट जो है, इसको जब मैं इसका काम देखता हूँ तो मैं सबसे पहले तो इसमें तारड़ साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, टेक्स्ट वही लिखा हुआ है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का कंट्रीब्यूशन आप समझे कि किताब ही उनकी वजह से। मैं कुछ ऐसे ही चलते फिरते कुछ तस्वीर खींच लेता था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये कहीं पे खो जाएंगी वक्त की धूल में, कहीं पीछे रह जाएंगी, तो अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो और इसको एक किताब की अगर इसको शक्ल दे सको, तो उसमें उनकी रहनुमाई जो है ना हर जगह पे मेरे साथ रही। फिर उनके वो एक बड़ी शफकत है उनकी के। कमरान भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे ये किताब अगर कहीं और शाया हुई होती तो आपको कई अवार्ड मिल चुके होते? तो इस सिलसिले में कोई अवार्ड शवार्ड का? जी काफ़ी बड़े जो है ना मुझे अवार्ड मिले हैं। अब ये है कि बर्ड्स ऑफ सियालकोट पे अवार्ड, वो इस सूरत में मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, पूरे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, वो जानता है कि सियालकोट एक ऐसी जगह है। अच्छा, आपको ये वाले अवार्ड, ये वाले अवार्ड तो चले मिलते रहते हैं। एक्चुअली दूसरी अवार्ड की बात कर रहा था। बहुत शुक्रिया कामाम साहब। बात ये है कि दो तरह के अफराद जो हैं वो माशरे में पाए जाते हैं, और एक वो जो परिंदे मारते हैं, एक वो जो बर्ड्स ऑफ सियालकोट लिखते हैं। ये बहुत तादाद में कम है, ये लोग इतने तादाद में कम हैं कि ये शायद आपको ढूंढने पड़े। परिंदे मारने वाले जो हैं वो आपको जगह जगह मिलते हैं। मेरी जो दुआ है वो सिर्फ ये है, और हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि ये जो लोग हैं जो बर्ड्स ऑफ सियालकोट लिखने वाले हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो। अगर इनकी तादाद में इजाफा होगा, उन परिंदों के साथ भी भला होगा, कुदरत के साथ, कुदरती जो पूरा एक सिस्टम है उसके साथ भला होगा। और ऐसे माइंड्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कम से कम हमारी जो अगली नस्लें हैं वो इन माइंड्स की हमेशा से शुक्रगुजार रहेंगी। देखते रहिए माइंड मैटर्स। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का। एक वर्चुअल कप आपको कॉफी का पिलाने का किसी बहुत खास शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ शहरोज काशिफ हैं, जिनको ब्रॉड बॉय भी कहा जाता है। रिसेंटली माउंट एवरेस्ट के बाद K2 को भी सर किया। आज हिना नियाजी उनसे हमारी मुलाकात करवा रही हैं, कॉफी भी पिला रही हैं, और देखते हैं क्या बात होती है ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नाजरीन, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का अज़्म और हौसला इतना पुख्ता है कि जब वो कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही नौजवान की जिन्होंने 19 साल की उम्र में दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियों को सर किया, माउंट एवरेस्ट और K2। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहरोज काशिफ की। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। Right now, I'm at the top of K2. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शहरोज, कैसे हैं आप? Thank you for having me. Alhamdulillah, I'm good.
शेरो, सबसे पहले ये बताएं कि 19 साल की उम्र में आपने पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि 11 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट सर की और मैंने 27 को आई थिंक सो K2 सर की। तो दुनिया की 2 बड़ी चोटियां जो है ना, वो आज तक मेरी उम्र में किसी ने नहीं की हुई थी। तो ये एजाज़ भी जो है पाकिस्तान को हासिल है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पे मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोपरमा हूँ जिसने पाकिस्तान का झंडा लहराया, और दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी भी है वो। तो कौम की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, तो बड़ा अच्छा फील होता है। बचपन से ही कोई शौक था और फिर कैसे, मतलब वी वुड लाइक टू नो कि बच्चों को तो डिफरेंट शौक होते हैं, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, ये पहाड़ों पे चढ़ना तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट शौक है ना। एक्चुअली 11 साल का था तो फादर के साथ शोगरान वैली गया, और उसके बाद जो है वहाँ से फिर एक शौक पैदा हुआ मकड़ा पीक सर की। उसके बाद एक पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, ब्रॉड पीक को सर की, जो कि दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। उसमें मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोपेमा बना, ब्रॉड बॉय के नाम से एक टाइटल मिल गया जी। और उसके बाद फिर एवरेस्ट सर की, जिसमें दुनिया का चौथा कम उम्र तरीन कोपेमा बना, और उसके बाद K2 सर की, जिसमें दुनिया का पहला कम उम्र तरीन कोपेमा बना। जबरदस्त। ये एक सीरीज चलती गई और ये सिलसिला जारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हम आपके बचपन की तरफ जाएंगे कि पढ़ाई में कैसे थे बच्चे आप? पढ़ने में, जो बच्चे इन एक्टिविटीज में होते हैं तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो पढ़ाई में कैसे हो? एक्चुअली आजकल जो है ना, वो हम लोगों ने ये चीज़ बना रखी हुई है कि सिर्फ पढ़ाई जो है ना, वो फिजिक्स मैथ साइंस का नाम है। एजुकेशन फिजिक्स मैथ साइंस का नाम है। एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन हैव MBBS डिग्री बट यू स्टिल कैन बी स्टूपिड। या पॉइंट। अनएजुकेटेड बंदा तब होता है कि जब वो जिस फील्ड में है उसको उस चीज़ का ना पता हो। तो ये बताओ कि अभी क्या पढ़ रहे हो आजकल? व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? अभी तो मैंने FSC कंप्लीट किया। अब मैं माउंटेनियरिंग को ही एज माई प्रोफेशन, और अब मैं इंशाल्लाह फ्रांस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। ओके, माशाल्लाह। और यही एजुकेशन है माउंटेनियरिंग। वी विश यू गुड लक कि आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी चोटी आपने सर की और तब उम्र क्या थी आपकी? मैंने मकड़ा पीक सर की, तब 11 साल उम्र थी। अम्मा अब्बा ने शुरू में बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा शौक है, या नहीं बड़ा इनकरेज किया? नहीं, शुरू से बहुत इनकरेज किया उन्होंने मुझे। और जब सब हेट देते थे तो अब्बा ही थे जो सपोर्ट करते थे हमेशा से। फाइनेंशियली भी आज तक अब्बा जी ने सपोर्ट किया। सिर्फ ये K2 का एक्सपीडिशन था जो स्पॉन्सरशिप पे था। एवरेस्ट पे जो है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपया लगा, वो अब्बा जी ने अपनी पॉकेट से वे किया। अच्छा, ये बहुत महंगा शौक भी है अगर देखा जाए, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अभी तक तो जेब से मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता है एक लिमिट होती है। मेरे बाकी भाई भी हैं, अब्बा जी के बाकी बच्चे भी हैं जिनको उन्होंने पाला और सबके शौक डिफरेंट होंगे, और सब ताने भी देते हैं कि हमारे सारे पैसे ये खा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ आके। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, उनकी भी एक बड़ी सपोर्ट है। अच्छा, ये बताओ शहरोज कि माउंट एवरेस्ट को सर करना कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा, किन चैलेंजेस का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? माउंट एवरेस्ट बेसिकली जो है 70 डेज के अंदर कंप्लीट हुआ मेरा। और माउंट एवरेस्ट में बहुत ज़्यादा लेंथी था माउंट एवरेस्ट, और बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि इस बार जो है वो खुम्बू आइसफॉल के नाम से जो एक जगह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई थी, क्योंकि वो बार बार ग्लेशियर्स टूट रहे थे, बार बार एक नया रूट बनाना पड़ रहा था, बार बार टूट रहे थे, बार बार बनाना पड़ रहा था। तो बाकी ये था कि हाइट बहुत ज़्यादा थी माउंट एवरेस्ट पे, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन -35 तक तो होगा। तो बस, लेकिन इतनी मुश्किलात माउंट एवरेस्ट पे नहीं जितनी K2 पे थी, क्योंकि K2 इज़ द डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो K2 पे जब आप क्लाइंब करना शुरू करते हो तो फीलिंग्स क्या थी जब क्लाइंब करना शुरू किया? वर यू एक्साइटेड, नर्वस? यही क्लाइंब थी कि देखिए मेरे पास कोई हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नहीं था। मैंने सारा सामान अपने कंधों पे उठाया हुआ था। मैंने 20 kg उठा के 14 घंटे क्लाइंब किया, बेस कैंप से कैंप 2। उसके बाद वही kg उठा के जो है वो मैंने कैंप 3 कैंप 4 तक भी क्लाइंब किया। खाने का क्या सिस्टम होता है? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि शायद कोई बड़ी पिकनिक सी चल रही है और खाना पीना भी साथ चल रहा होता है, तो व्हाट डू यू गाइस जनरली ईट? जब हम ऊपर होते हैं माउंटेन पे तो हम सूप्स और चॉकलेट्स खाते हैं सिर्फ। अच्छा, सूप्स। तो फिर सूप उसको कैरी किस तरह से करते हो, बनाते किस तरह से? फ्रेश मेड वो होते हैं, सूप्स होते हैं, या इंस्टेंट भी होते हैं उनको? रेडी टू ईट होते हैं। उनको ऐसा करते हैं कि हम स्नो में डाल के ना, अच्छा, स्नो में सूप मिक्स डाल के तो उसको फिर हमारे पास चूल्हा होता है एक छोटा सा, और वो हमारे पास EPI गैस होती है, तो उस पे हम रख देते हैं उसको। वो फिर जैसा भी कच्चा पक्का बन जाता है उसको खा लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स और ये जो नट्स टाइप की चीजें हैं ये भी रखते हो? हाँ, ये भी रखते हैं साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन से
ऐसी चीजें या कौन सा ऐसा सामान है जो एक को पैमा को अपने पास रखना चाहिए, बहुत जरूरी है? क्लाइंबिंग का अगर मैं आपको सामान की सिर्फ कॉस्ट बताऊं तो वो कम से कम भी 20 लाख रुपया तो होगा, 20 से 30 लाख रुपया। तो नई से नई चीज़ें हमेशा निकलती रहती हैं और आपको जो है ना वो उस चीज़ पे जो है वो अपनी हैंड ग्रिप करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मेजर चीज़ें जो हैं वो डाउन सूट है आपका, आइसेक्स है, क्रैम्पॉन्स हैं आपके, बूट्स हैं 8000 बूट्स हैं आपके, मिटन्स हैं, हैंड वार्मर्स हैं आपका, रेगुलेटर है, स्लीपिंग बैग है, टेंट है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादातर। आइस स्क्रू, स्नो बार्स वगैरह, पिटॉन्स वगैरह, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादातर। लेकिन और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो अल्टरनेट है, जिस तरह गिरी है, फ्रेंड है। फ्रेंड तो खैर रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ होती है। तो ये इसी तरह बस चलता है। तो शहरोज, जब यहाँ से जाते हो तो वहाँ माउंटेन्स पे जाके फैमिली से कनेक्ट कैसे करते हो? सिग्नल्स का क्या सीन होता है और कितनी टेंशन होती है कि पेरेंट्स को अपडेट भी करना है, घर में उनको इत्तला देनी है कि मैं खैर खैरियत से हूँ? हाउ डू यू गाइस कोऑर्डिनेट विद ईच अदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन फ्री होके जाते हो? हाँ, मैं बहुत टेंशन फ्री होकर जाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास जीपीएस होता है जिसमें मेरी लोकेशन देख रही होती है। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, जब मैं समिट करने जा रहा था तो मेरा जीपीएस चला रहे थे उस न्यूज़ चैनल। हाँ जी बिल्कुल। अम्मा की क्या सिचुएशन होती है, अब्बू की क्या हालत होती है, क्या सब दुआएं कर रहे होते हैं? वो सब रात को जागे होते हैं जब समिट पुश होता है। मेरा पिछली बार गार्डनिंग जो है वो 45 लाख लोग तकरीबन देख रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं उसको ना अपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर देता हूँ और वो पूरी रात क्रिकेट मैच की तरह वो लोग देख रहे होते हैं। लोग देख रहे होते हैं, अब इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। क्योंकि K2 वाज अ बिग चैलेंज, और वो भी एवरेस्ट के ठीक बाद, बैक टू बैक 2 बड़ी पीक्स दुनिया की। और उसके बाद K2 में हाउस चिमनी, बॉटल नेक है, ब्लैक पिरामिड है, शोल्डर है। तो इस तरह की डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबर्स जो है वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। तो आपको पता है एज अ पेरेंट डर तो लगता है, वैसे तो ये थॉट नहीं कोई भी सोचता इस तरह की, लेकिन डर तो लगता है उनको कि यार इस तरह के हादसा भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि डिटर्मिनेशन है, पैशन है, अब तो मेरा प्रोफेशन भी है ये, तो आई थिंक सो कि इट्स गुड। कोई भी चोटी सर करने जाते हो तो यूजुअली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वेदर कितना फेवरेबल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। वेदर का तो ये होता है कि वेदर आपके लिए फेवरेबल हो या ना हो, ये तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। नो वन कैन फाइट द नेचर। लेकिन बाकी चीज़ें हैं कि आपकी टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उससे आप पहाड़ को कितना आसान बना सकते हो। अच्छा, आपने टेक्निकल स्किल्स की शहरोज बात की है, तो इसकी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग तो होती है, क्या होता है, हाउ डू यू नो इट? इसके लिए माउंटेनियरिंग गाइड्स होते हैं। पाकिस्तान में भी एक इंस्टीट्यूट है, चकोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से। लेकिन वसाइल कम होने के वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान नहीं आते ट्रेनिंग करने के लिए। वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रांस जाएं या इटली जाएं। इसके लिए मैंने तो यहाँ से सीखा है, चकोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से सीखा है। और मेरे जो उस्ताद हैं जाहिद राजपूत, वो भी एक बहुत बड़े माउंटेन गाइड हैं। अच्छा, फ्यूचर में अगर हम बात करें तो कौन सी चोटी सर करने का प्लान है? आई एम ऑन 14 प्रोजेक्ट राइट नाउ। 14 प्रोजेक्ट ये है कि दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियाँ 8000 मीटर की। हाँ जी। और आई वांट टू बी द यंगेस्ट टू समिट ऑल ऑफ दीज। तो इंशाल्लाह मैं 3 साल या 2 साल तक ये समिट कर लूँगा इंशाल्लाह। और हम दोबारा आएंगे आपके पास और आपका एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। अभी ये बताएं कि जो इस तरफ आना चाहते हैं, जो कोह पैमा बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि यार मैंने भी K2 जाना है, बताओ कैसे जाना है। तो मैं ये बताऊंगा कि बेवकूफ़ी मत करें, ठीक है। K2 इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो बात ही इम्पॉसिबल सी है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट, ट्रेनिंग फर्स्ट, बरी द डिज़ायर्स यूज ब्रेन। अच्छा शहरोज, आप लोगों का एक स्पेशल जो है वो अटायर होता है, एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है और नीचे जूते भी कुछ डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में बताएं। वो कितना महंगा होता है, किस चीज़ से बनता है, फैब्रिक क्या होता है? जो हमारा डाउन सूट होता है जो 8000 पे पहनते हैं, इट कैन बी अप टू -50 डिग्री सेल्सियस एज वेल। तो वो उसकी जो प्राइस है वो कम से कम भी 2 लाख रुपए है। और जो सिंपल सूट है हमारा नॉर्थ फेस का, और जो हमारे जूते हैं जो लास्ट पोर्टिवा के, वो 1.5 लाख रुपए के हैं।
अच्छा जी, या शायद अब इससे भी महंगे हो। और वो कितनी दफ़ा यूज़ हो सकते हैं? वो यूज़ हो सकते हैं जितनी देर आप चला लें, लेकिन मेरे जो जूते हैं वो मैंने ब्रांड न्यू लिए थे और 3 एक्सपीडिशंस निकाली हैं मैंने उससे। अच्छा, कोई मेमोरेबल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं या थोड़ा सा ये कह लें कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी आपको याद आता हो, तो आपको लगता हो यार दिस वाज समथिंग जो मुझे इम्पॉसिबल तब लग रहा था लेकिन मैंने कर लिया, या कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसी मुश्किल जो आपको पेश आई हो जो अभी तक याद हो? जी, एक्सपीरियंस ये था कि जब मेरा पोर्टर बीमार होकर वापस चला गया था तो मैंने सोचा था कि यार मैं सबमिट कैसे करूँगा, ये है वो है, सारा सामान कैसे उठाऊंगा वो, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह I did it. You did it. Yes. Great. Thank you so much for your time, शहरोज काशिफ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। Keep shining. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you. Welcome back to Expresso. प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के फनकार दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अल बरका खताती मुकाबला टर्की में होता है और ये एक ऐसा बैनुल-अक़वामी खताती मुकाबला है जिसमें हमेशा अरब और तुर्क खताब फाते होते हैं, मगर सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस बार ये मुकाबला पाकिस्तानी खतात मोहम्मद अली जाहिद ने जीत लिया और पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला हर 2 साल के बाद होता है और तारीख में पहली बार खते सुलस में ये मुकाबला किसी अरब, ईरानी या टर्किश खतात ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी ने जीता है। और इस फतह पे अगर बात की जाए तो कौम बहुत फ़ख्र महसूस करी है कि खतात मोहम्मद अली जाहिद ने ये मुकाबला जीता है। ये टीवी स्क्रीन पर आप जो पिक्चर्स भी देख रहे हैं ये इसी मुकाबले की हैं और ये मुकाबला उन्होंने जीता भी। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात भी करें और उनको इंतहाई खूबसूरत और ये फ़न खताती तो बहुत पुराना है और मुसलमानों को बड़ा उबूर भी रहा है इसके ऊपर। हमारा एक हिस्ट्री है इसके साथ, एक तारीख़ है हमारी इस फ़न को लेकर और दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये मीरास हमारे खित्ते की नहीं है अगर हम तारीखी तौर पे देखें, लेकिन क्या ज़बरदस्त काम इन्होंने किया। पिक्चर है जिस पे वो जीते हैं उस्ताद मोहम्मद अली जाहिद साहब खत्तात, हमारे हीरो हैं। हमारी कोशिश थी कि हमारे साथ प्रोग्राम में भी हो, लेकिन तबीयत शायद उनकी थोड़ी नासाज थी, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे साथ आए, लेकिन हम ये भी लाजमी समझते हैं कि हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। सो बहुत ज़बरदस्त उस्ताद मोहम्मद अली जाहिद साहब। ये पूरा चंक जो ये अचीवर्स का चंक है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं और अगले जो अचीवर हमारे साथ हैं वो तो कमाल है ना, द ब्रिलियंट यंगस्टर, अ ब्रिलियंट पाकिस्तानी एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मीडिया विद अस, जिनको हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जिताने वाले शाहजेब की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने किर्गिस्तान में होने वाली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट चैंपियनशिप जीतकर न सिर्फ वो चैंपियन बने, गोल्ड मेडल जीता, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब के बारे में आपको बताया कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में किर्गिस्तान अचीव करे और वो हमारे शो पे ना आए और फ्लाइट से ही पकड़ के ले आए उनका फ्लाइट। शाहजेब, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना लिया, कैसे किया? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बस आप लोगों की दुआ, हमारे उस्ताद की मेहनत और हमारी मेहनत, इन सब को लेके एक जब मैं गया एशियन चैंपियनशिप में तो पीछे के साथ इंडिया के साथ आई तो दूसरे राउंड में मैंने उसको सबमिशन किया और दूसरी फाइट जो मेरी हुई किर्गिस्तान के साथ हुई, उसको मैंने पहली राउंड में 50 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी लॉक मारा और तीसरी फाइट जो फाइनल ठीक है, चल कनेक्ट करते हैं, थोड़ा शायद इंटरनेट में डिले है। तो हम आपको शाहजेब और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। सारी चीज में कमाल ये है कि वो पहली दफा बाहर इंटरनेशनल चाहिए होता है और आपने जब इंटरनेशनली लोगों के साथ मुकाबला करना उसके लिए तैयारी भी बड़ी, पाकिस्तानी परचम इन्होंने लहराया, सजदा किया और अब ये पूरी कौम को आप मेरे ख्याल से इन पे फख्र भी है और आप इनको मुसलसल अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने वाले। शाहजेब आ चुके हैं। शाहजेब, आप अपनी इस मुकाबले के हवाले से तो बता रहे थे, हम बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आप पहली बार आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, आप गए, आपने खेला, उसके बाद आपने मेडल जीता। अब प्रैक्टिस तैयारी किस तरह से आपने की, क्योंकि कोविड की वजह से ऑब्वियसली बहुत चीज़ें महदूद थी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, तो किस तरह से इनको ओवरकम किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मरतबा मैं गया, पहले तो प्रेशर था, फिर जब मैंने पीछे सोचा कि मैं एक अकेला आया हूँ पूरे पाकिस्तान से, तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई ऊपर अल्लाह की तरफ से और मैंने कर दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजा तो मेरे आंसू निकलने लगे। तो बिल्कुल वो नज़ारा ही कुछ और था मेरे लिए, मेरी लाइफ की खुशी की पहला दिन वो ही था।
यकीनी तौर पे आपकी माँ बाप की दुआएं हैं, आपके उस्ताद की मेहनत है और आपकी अपनी मेहनत। ये बात सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जब एक शख्स इतनी मेहनत करता है और अल्लाह उसे नवाज देता है। आपने गोल्ड मेडल पहना हुआ है जो पाकिस्तान के लिए आप लाए हैं, तो ये सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। हमें दिखाइए हम देखना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दी गोल्ड, यस। माँ बाप की और उस्तादों की जबरदस्त चैंपियनशिप शाहजेब, हमें आप पे बहुत फख्र है। आपने पूरी जो कह लेना, हम सब इतने खुश हो रहे हैं जिस तरह से आप मेडल लेकर आए, हमें लगता है कि हमारा भी एक मेडल और है। ये जो फाइट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फाइट। इसके बारे में मैंने सुना है कि इसको केज फाइट भी कहा जाता है। वैसे बाकी आप शाहजेब बताइएगा, और मैं कुछ गलत बताऊं तो करेक्ट भी कर दीजिएगा कि इसमें सॉर्ट ऑफ फ्री स्टाइल होता है, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स। आप किसी तरीके से भी आपने जस्ट लड़ना होता है और आपने फाइट करना होता है। जरा बताइए ये MMA है क्या? जी, ये फ्री फाइट होता है, लेकिन ये अमेचर फाइट थी जो कि थोड़ी सेफ्टी होती है इसमें। एल्बोस अलाउ नहीं होते इसमें, जो कि प्रो में अलाउ होते हैं। बट ये मतलब बहुत सी सेफ्टी होती है इसमें, लेकिन मुश्किल बहुत है ये गेम, क्योंकि आप एक फाइट नहीं करते। जो प्रो होते हैं वो एक ही फाइट करते हैं। इसमें आपको 3-3, 4-4 फाइट्स मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फाइट में मैं कामयाब हो गया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिक्स्ड मार्शल आर्ट की। अच्छा शाहजेब, मैं जरूर जानना चाहूंगी, इससे पहले भी आपने इस मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप में एक इंडियन जो भारतीय फाइटर था उसको 73 सेकंड्स में हराया था। उस फाइट के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं। जी, इससे पहले मेरी एक श्रीलंका से फाइट हुई थी 2020 में। उसको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरे राउंड में उसको भी मैंने नॉकआउट किया। दूसरे राउंड में किक लगी उसको, और उसमें भी पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का तराना बजा और मुझे फख्र महसूस हुआ। लेकिन इस दफ़ा जब हुआ तो ये कुछ और ही नज़ारा था और मेरे लिए एक नया दिन था। चलें, थोड़ा सा तो कश्मीर और कश्मीरियों का बदला लिया आपने, फिर भारतीय को किक मारते हुए आपके जहन में आया ही होगा। अच्छा किया आपने, हमें अच्छा लगा ये जान के। हिस्ट्री के बारे में आप बता रहे थे, हमारा पहला गोल्ड मेडल है ये MMA की हिस्ट्री में शाहजेब। जी, MMA के जो मेच्योर MMA हैं, और पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये पार्टिसिपेट किया था, और पहली मर्तबा में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ अल्लाह की फजल से और आप लोगों की दुआओं से और सादा की मेहनत से। तो घर में अब तक किस में ये पहला मेडल है। घर में अब तक किस किस से बात हो चुकी है? अब्बू को, अम्मी को बताया है? जरा हमें घर के पीछे गाँव की, घर की सूरत हाल बताइए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है इसके बाद? घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशी के मारे, सबको चैन नहीं है, बस ना नींद आती है किसी को ना कुछ। वालिद की तो बिल्कुल आंसू निकल रहे थे जब मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने आए थे, तो मीडिया के सामने वो बोल ही नहीं पाए, बिल्कुल ऐसे नज़ारे थे। तो बिल्कुल शाहजेब, वेलकम ठीक था? आपको अच्छे से रिसीव किया? जी, और मेरे उस्ताद, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रात के 4 बज रहे थे और सुबह के 4 बजे। तो जब मैंने देखा, मैंने समझा मैं तो अकेला जाऊंगा। जब लोगों आवाम देखी पाकिस्तान की जो जज्बा से जो बाहर खड़ी हुई थी मेरे इंतजार में, तो मुझे बहुत ही फख्र हुआ अपने कौम पे, अपने पाकिस्तानियों पे, कि हजारों के तादाद में वो खड़े हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वाह, अच्छा शाहजेब, थोड़ा सा आपकी ट्रेनिंग के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। आप ट्रेनिंग किस तरह की करते हैं? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये फ्री स्टाइल जो फाइट होती है, इसमें आपको स्ट्रेंथ और आपकी ओवरऑल जो एक ट्रेनिंग है वो बड़ी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट होती होगी। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं। ट्रेनिंग तो हम सुबह तकरीबन 6 बजे से 8 बजे तक करते हैं, अकेले सुबह, मतलब मॉर्निंग ट्रेनिंग। उसके बाद असर से लेके मगरिब से इशा तक 3 टाइम की ट्रेनिंग चलती है। इसमें हमारे उस्ताद की इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जो हमारे उस्ताद इमरान कासिम साहब हैं, वो हमारे साथ दिन रात एक करके लगे होते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। वो मतलब अपने बच्चों और हमें कोई फर्क नहीं समझते। माशाल्लाह, वो कहते हैं आप ही हमारे बच्चे हैं। बहुत ज़बरदस्त है। इमरान कासिम साहब, आपको भी खराज तहसीन है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं शाहजेब? क्योंकि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में सुकून के लम्हे बड़े कम आते हैं, अपनी खुशियों को बहुत कम इंजॉय कर पाते हैं आप लोग, क्योंकि एक मुकाबला जीता और अगले का जहन में होता है और तैयारी शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टारगेट ऑफ शाहजेब साहब? इंशाल्लाह यही गामा फेडरेशन जो है, ये वर्ल्ड इससे जो बड़ा मकाम है वर्ल्ड, इसमें 50 से ज़्यादा मतलब ममालिक जो शिरकत करेंगे। दिसंबर में है 2021 दिसंबर, इंशाल्लाह उसकी तरफ से मैं जाऊंगा। जो पाकिस्तान स्पोर्ट
मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन है, जुल्फ़कार अली साहब, वो इंशाल्लाह हमें लेकर जाएंगे। और इसी अभी भी वही लेकर गए थे हमें, जो कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और हमें मौका दिया उन्होंने अपने पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ से लड़ने के। हम उसके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे जो मास्टर्स है सर इमरान कासिम साहब, सर जुबैर साहब, सर बादशाह खान ग्रैंड मास्टर जो है हमारे, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट है 4 महीने बाकी है, उसमें 4 मंथ्स। इंशाल्लाह कल ही से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे उसके लिए और दोबारा ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शाहजेब, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस मेडल के लिए, इस कामयाबी के लिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू और इसी तरह से आपके अगले मुकाबलों के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही सब झंडा पहने, दुनिया को दिखाएं कि हम कितने टैलेंटेड हैं। पहली दफा बगैर किसी बहुत जबरदस्त रिसोर्सेज के बाहर जाते हैं, पहली दफा ही गोल्ड मेडल जीत के आ जाते हैं। कमाल कर दिया आपने शाहजेब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। दिस वाज समथिंग रियली एक्सक्लूसिव फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल एक्सप्रेसो व्यूअर्स। शाहजेब हमारे साथ दी गोल्ड मेडल विनर जिनसे हम बात कर रहे थे। एंड वी बिलीव ऐसे कई पाकिस्तानी और हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी नजर से वो बच नहीं सकते। अब आपके सामने लाते रहेंगे ऐसा टैलेंट। और अभी हम एक और अवार्ड के हवाले से बात करने वाले हैं। यस, अनदर अवार्ड, बिल्कुल, अखुवत फाउंडेशन के हवाले से, जिनको समाजी खिदमत पर एशिया का सबसे बड़ा एजाज मिल गया है। अमजद साकिब साहब, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एजाज है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है वैसे, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा अवार्ड है जी, इसे रिमोन मैगसाइसाई अवार्ड कहते हैं। ये फाउंडेशन है फिलिपाइन की जिसकी जानिब से अवार्ड दिया जाता है। उनको गुर्बत के खात्मे, इंसानी वकार की बहाली और दीगर जो उनकी खिदमात हैं उन पर यह अवार्ड दिया गया था। और आपको याद है रमजान में हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा भी थे डॉक्टर साहब, आपने तो काफी प्रोग्राम्स भी किए। यस, और ये अवार्ड माशरे की तरक्की के लिए जो किरदार अदा किया जाता है, जो शख्सियत के किरदार अदा करती है, उनको पेश किया जाता है। और इस अवार्ड पर एशिया का नोबेल प्राइज, जिस तरह इमरान ने कहा कि मेंशन किया, हर साल एशिया के 40 जो ममालिक हैं उनमें से 4 अजीम शख्सियात को ये अवार्ड दिया जाता है। और माजी में ये अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया था, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इसको, एग्जैक्टली। और मलका बरतानिया भी अमजद साकिब साहब को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाज चुकी हैं। और ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था अमजद साकिब साहब को 2014 में, और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। इस सारी से एग्जैक्टली इनकी जो खिदमात है और इनका जो फाउंडेशन है, जिस तरह से ये अपने उसका एक मैकेनिज्म बताते हैं और बनाया है इन्होंने, ये नो डाउट एक बड़ा काबिल तहसीन काम है। जिस तरह से इसमें बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारे लोगों को केटर किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। सो ये इंटरेस्ट फ्री कर्जा देते हैं जी, उस कर्जे से लोग, छोटे लोन होते हैं, अपना कारोबार करते हैं और फिर उसको वापस लिया जाता है। जबरदस्त काम करें अमजद साकिब साहब, कांग्रेचुलेशन। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। शहर को निकली हैं और इनके साथ 2 पाकिस्तानी खवातीन, तंजीला, अफशा और जरगुना भी हैं। इनसे हमने, तंजीला तो इनफेक्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ जो 2 खवातीन हैं अफशा और जरगुना वो भी शामिल हैं। व्हील चेयर पर मिस्र की सैर पर इस वक्त मौजूद हैं। इनका ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर की हैं अफशा, जबकि जरगुना कोयटा में रहती हैं। और माजूरी ने इन तीनों को आपस में बेहतरीन दोस्त बना दिया, लेकिन ये माजूरी नहीं है, ये ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी है। तंजीला कहती हैं कि इंसान अगर ज़हनी तौर पर माजूर ना हो तो वो बहुत जल्द खुद मुख्तार हो जाता है। पाकिस्तान में खवातीन के लिए वो काम भी कर रही हैं, मुसन्नफ़ा भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, और जो ऐसे स्पेशल पीपल हैं उनके लिए, उनके हुकूक के लिए आवाज़ भी बुलंद करती रहती हैं। इस वक्त तंजीला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तंजीला, वेलकम टू एक्सप्रेस, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तंजीला, दुनिया के 20 ममालिक आप घूम चुकी हैं, ट्रैवलिंग का शौक है, एक्सपोजर आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है सोशल वर्क के हवाले से भी। देखें ज़रा अपनी इस जर्नी के हवाले से तो हमें बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि पैदाइशी तौर पे मेरी एक माजूरी थी और हमें लगता है कि वर्ड, ये जो लफ्ज़ है, ये बहुत ही ट्रेजेडी का नाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग किसी न किसी माजूरी में मुब्तला होते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है और मैंने इसको अपनाया है, मनवाया है और मैं आगे बढ़ी हूँ। तो एक किस्म की ट्रेजेडी नहीं है। आई थिंक मेरे सारे काम में जो एक आइडिया है इंक्लूजन का, वो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सब ट्रैवलिंग की जैसे आपने बात की, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ, जैसे जेंडर पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे, लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से वो काफ़ी अच्छे इंक्लूसिव हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो ट्रैवलिंग है ना, ये फरागत का और फारिग लोगों का काम है।
जो लोग फारिग होते हैं ना वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आपकी इस फरागत के अंदर इतनी क्रिएटिविटी हम देख रहे हैं, ये क्रिएटिविटी कैसे आई है? और मैं चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आप घूमने के साथ साथ क्या क्या करते हैं। जब आपकी एक बड़ी फिजिकल स्ट्रॉन्ग इम्पेयरमेंट होती है ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर हम किसी बिल्डिंग में दाखिल हों तो आपका ज़हन नेविगेट करता है, यहाँ पे रैम्प कहाँ पर है, यहाँ पे एक्सेसिबल वॉशरूम कहाँ पर है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। उससे एक्चुअली में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, आपको लीडरशिप स्किल्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपकी शख्सियत बेहतर होती है। तो मुझे लगता है जब हम ट्रैवल करते हैं हमारा दिमाग 8 गुना ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिससे फिर हमें हमारे दूसरे काम में मदद मिलती है। और आई थिंक हमारी एक पर्सनालिटी जो इन्हांस होती है वो एक डिसिप्लिन इंसान को और भी कॉन्फिडेंट बनाती है। सो आई थिंक जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो इट्स ऑलवेज लाइक लाइक कंप्यूटर दैट द ब्रेन इज वर्किंग। ज़बरदस्त। अच्छा तंजीला, बस हमें एज पर माई इन्फॉर्मेशन आपने कुछ 16 साल की उम्र में नॉवेल्स भी लिखना शुरू किए, फिर आपने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, फिर आपने उसको यूट्यूब पे भी लगाया जो बहुत पॉपुलर हुई। आपने इस जो लाइफ का एस्पेक्ट है इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो हम अगर फिल्म की बात करें तो वो एक कॉमेडी फिल्म है डिसेबिलिटी के ऊपर, और पाकिस्तान की सबसे पहली ऐसी फिल्म है जिसपे इस सब्जेक्ट पे जिसपे काम किया गया, वो हमने ही प्रोड्यूस की थी और आई परफॉर्म्ड इन इट एज द मेन कैरेक्टर। आप ज़रूर देखिएगा, इट्स कॉल्ड फ्रूट चाट। और उसके अलावा ऑफकोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं पाकिस्तान में रिगार्डिंग जेंडर राइट्स, और एक डांस वीडियो में भी काम किया। फिर उसके अलावा के बारे में एक्चुअली एक बहुत बड़ी मेरी लक थी कि वो इस एज में पब्लिश होगी, वरना लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। मुझे राइटिंग का और रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे लगता है एक बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है डॉक्यूमेंट्री को हिस्ट्री करना, डॉक्यूमेंट करना। सुबह यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं तो एक्सपेक्ट ये हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ भी होता है, हम भी जब सुबह बैठे होते हैं तंजीला। You know, we're on the same level. I don't नाश्ता भी नहीं किया अभी तक, बड़ा खूबसूरत बफे लगा है वहाँ पर हमारे रिजॉर्ट पे। वैसे ये आप इजिप्ट में और ट्रैवलर हैं तो खानों का शौक भी होगा डेफिनेटली। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, मिस्र पे क्या मिलता है, आप वहाँ पे हैं इस वक्त? यहाँ पे इत्तेफाक से खाना अच्छा है, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनको नमक का इस्तेमाल है तो हम उसको उसके पूरे नंबर देते हैं। पूरे नंबर देते हैं, मतलब आप थोड़ा सा वो टेस्ट मिल जाता है। वैसे तुर्की में, मिस्र में मैंने सुना है बड़े फीके खाने होते हैं। हाँ, अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक इतना अच्छा खाना है कि कभी बैंगन का भरता जिंदगी में नहीं खाया था, इधर रोज सुबह उठ के खा रहे होते हैं। वाह जबरदस्त। अच्छा तंजीला, मुझे लगता है ट्रैवलिंग जिस तरह से आप बात करी हैं, और आपने, हम माजूरी का वर्ड यूज नहीं करना चाहते, लेकिन स्टिल डिफरेंट एबल पीपल के हवाले से हम बात करें तो जिस तरह बहुत आपको फिजिकली तो आप में अगर कोई डिसेबिलिटी है, लेकिन मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत सारे इर्द गिर्द लोग देखे जो मोटिवेशन से बिल्कुल उनकी बहुत लो हो जाता है, उनमें वो जो कह ले एक होप वाले एलिमेंट नहीं रहता। आपने खुद को मेंटली फिट, स्ट्रांग और अपने मोरल को किस तरह से हाई रखा है सारी सिचुएशन में? ये बात मैं अपने बारे में भी कहूँगी, और जो मेरी जो साथी हैं दोस्त ज़रगुना और अफशा, उनके बारे में भी कहूँगी कि हम तीनों ने खुद को स्ट्रांग रखा है एज अ चॉइस। वी हैव चोजन स्ट्रेंथ फॉर आवर लाइव्स, और ये सब चीज़ें ना जिंदगी में चॉइसेस होती हैं। इट इज समथिंग दैट यू डिसाइड, इट्स अ डिसीजन दैट यू टेक। हमने डिसाइड किया कि हम स्ट्रांग ही होंगे, हमने डिसाइड किया कि हम खुश होंगे, ऑटोमेटिकली फिर दिमाग आपका नेविगेट करता है वो मौके, वो लम्हे जो आपको खुशी ही देते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लें कि आपने दुखी रहना है, ट्रस्ट की दुनिया में दुखी होने के लिए बहुत कुछ है, और हमें काफ़ी दुख मिला ज़िंदगी में, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़रगुना जैसे कोयटा से हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है आपको तो मालूम है, अफशा पेशावर से। मैं लाहौर में बेशक रहती हूँ, लेकिन लाहौर शायद बहुत आइडियल जगह नहीं है एक डिसेबल इंसान के लिए रहने के लिए। येट वी लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। हमारा एक लाइफस्टाइल है, एक सोशल सर्कल है, प्रोफेशंस हैं। अभी हम इंडिपेंडेंट इसको इतना कॉन्फिडेंस देकर आए हैं कि उन्होंने हमें अकेले जाने दिए। हम तीनों की तंजीला, एक तो हम थोड़ी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आम लोगों में बात करते हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आपकी तरह स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको, या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके प्रॉब्लम जो ना जेंडर से अबव होते हैं, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता है, लोग एक ही जैसी चीज़ें फेस करते हैं जिनके साथ आप जैसा कोई प्रॉब्लम होता है। तो एक तो वो प्रॉब्लम हमें बताइए, जो लोग बोल नहीं सकते, आपको तो अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म भी दिया, आप माशाल्लाह वोकल हैं, बहुत अच्छा बोल भी रही हैं, परफॉर्म भी कर रही हैं। गर्ली थिंग्स आपने इदारा बनाया, इज इट जस्ट फॉर गर्ल्स, व्हाई नॉट फॉर ऑल द स्पेशली और डिफरेंटली एबल्ड पीपल जिनके मे बी राइट्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इस सोसाइटी के अंदर ही होते हैं? आपने तो सिर्फ लाहौर कहा, मैं पूरी सोसाइटी को कहूँगा कि राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं।
पहले मैं जेंडर की आपको बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जेंडर अप्लाई नहीं होता हम पे बहुत सीरियस किस्म के बैरियर्स लगते हैं एज वुमेन विद डिसेबिलिटीज, जो कि शायद वुड नॉट बी ऑन अ मैन विद अ डिसेबिलिटी, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। रही बात गर्ली थिंग्स की, तो हमने शुरू तो बिल्कुल खवातीन की मदद के लिए ये प्लेटफॉर्म किया था जो कि मेंटल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो उन्हीं खवातीन की या फिर हस्बैंड्स या कोई फ्रेंड्स हमें आती हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि गर्ली थिंग्स सिर्फ खवातीन को बेशक सर्विस दे रहा है, लेकिन उसने इन्वॉल्वमेंट तमाम जेंडर्स की रखी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मर्द हैं, लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड। मैं चाहूंगा कुछ चैलेंजेस जो लोग फील करते हैं और आप उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए, हमारे सामने रख पाए। लेकिन चैलेंजेस वही है जो एक आम लड़की पाकिस्तान फेस करती है, वो चैलेंजेस मेरे भी हैं, लेकिन मेरे लिए वो डबल है कि मेरी जेंडर बैरियर भी है और मेरा फिजिकल बैरियर भी है। तो जो चीज़ शायद एक चलती फिरती लड़की को 10 मिनट में मिल जाएगा, मुझे शायद मुझे डबल मिलेगा, 20 मिनट में मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे पहले एक बैरियर पार करना है, फिर दूसरा भी करना है। बाकी जो रेस में लगे हैं वो जल्दी क्रॉस कर लेंगे, आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दौड़ रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे उठ के भी दौड़ रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन तंजीला, हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह से, जिस मोटिवेशन के साथ आपकी बातें सुन के हमें बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि आपने कभी भी जिंदगी में कहीं आपने लो हुई होंगी, आपका मोटिवेशन कम हुआ होगा। माशाल्लाह, यू आर सो मोटिवेटेड, और जिस तरह से आप ट्रैवल करके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। अच्छा बताएं कि आपने कितने मुल्कों में ट्रैवल किया और वहाँ पे आपको डिफरेंट सबसे ज़्यादा जो आपने इंजॉय किया हो, कितना मज़ा आया? I think Egypt would be my 20th country. Alhamdulillah for that. अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और मेरी 2 पसंदीदा लोगों के साथ लेकर आए हैं, अफशा और ज़रगुना। मैं उसके लिए डबल ट्रिपल शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और चूँकि वो खुद भी व्हीलचेयर पे हैं तो उनमें मुझे अपना अक्स नज़र आता है, अपनी ताकत नज़र आती है, जो शायद जब अकेले में ट्रैवल करती थी मुझे नहीं नज़र आती थी। इससे पहले मैं अपनी के साथ ट्रैवल करती थी और मैं मोस्टली काम के सिलसिले में जाती थी। मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, फॉर माई टॉक्स और फॉर माई एक्टिविज्म। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव कम ऑन अ प्लेजर ट्रिप। तो ये तो इसके अलावा मैं ये कह रहे थे, तो बड़ा महंगा शौक है ट्रैवलिंग, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? देखिए, महंगा शौक है और एक डिसेबल इंसान के लिए एक्स्ट्रा महंगा है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, आपको गाड़ियाँ डिफरेंट किस्म की चाहिए, आपको होटल्स एक प्रॉपर किस्म के चाहिए। हम उठ के जाके एयरबीएनबी नहीं कर सकते, शायद कोई मर्द वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज़। इजिप्ट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, और यहाँ पे आई ऑल्सो लाइक टू थैंक अ ग्रुप जो पाकिस्तान से आया है। वी रीच्ड आउट टू देम जब हम इजिप्ट में थे, मैंगो मैन टूर्स के नाम से, और फवाद जो कि उनके फाउंडर हैं, उनको हमने रीच आउट करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ हम इकट्ठे करते हैं। तो पाकिस्तानी था और हमें बहुत उन्होंने वेलकम किया और हर तरह से कोशिश की कि वो हमारी चीज़ें एक्सेसिबल बना सके, और हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितना हेल्प कर रही है दूसरी कम्युनिटी के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम डिसेबल इंसान, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा आइसोलेटिंग होती है। अगर आप ग्रुप का हिस्सा भी है ना, कभी वो चीज़ आप वो नहीं कर पाते, इवन इफ यू वांट टू, और अगला बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है। सो टू फवाद फ्रॉम मैंगो मैन। तंजीला, अब जल्दी से हमें ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है जिस पे हम तंजीला को देखेंगे काम करते हुए? हम लोग इस ट्रिप पे एक डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली बना रहे हैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर, और हम वो सारी डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स को भेजेंगे, दुनिया भर की कंपनीज को भेजेंगे, एयरलाइंस को भेजेंगे, अपने सजेशंस देंगे कि किस तरह से आप डिसेबल लोगों के लिए ट्रैवल को बेहतरीन बना सकते हैं। और इंशाल्लाह इस ट्रिप के बाद हमारा इरादा है कि हम लोग स्पेन का ट्रिप करें, हम तीनों, मैं, ज़रगुना और अफशा, इंशाल्लाह। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी के नाम कोई मैसेज दें, कोई बात करें, उन्हें कहें अपने जैसे दीगर लोगों के लिए जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, तो आप क्या कहेंगी? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी बैरियर नहीं होता, एक स्टेपिंग स्टेप होता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले हैं, जो आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं मसलों को आइडेंटिफाई करने में, ज़रूर मसले को आइडेंटिफाई करें, लेकिन उसको लेके बैठ ना जाएं, उससे आगे बढ़ें। और भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं लाइफ में जो आपको ज़िंदगी का लुत्फ देते हैं,
तो यहाँ पे अगर हम बाथरूम ढूंढ रहे हैं ना, दैट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव इन इजिप्ट rather than sitting in our room and doing nothing. So please जिंदगी में आगे बढ़ें. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच तंजीला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आप नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगी हम फिर वहाँ से आपकी उस कैमरे के जरिए आपके साथ जाएंगे और कुजीन्स के हवाले से भी जानेंगे कि क्या सीन है, और फिर हम जरगूना और अफशा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। डू एंजॉय बैंगन का भरता जो आपने जिंदगी में पहली बार मिस्र में खाया, याद रहेगा। दैट्स अ मेमोरी फॉर यू। मैसेजेस दे दूंगी when they wake up. I'll just go to the room and just let them know. और बैंगन का भरता I'll try to bring to Pakistan. Oh, like that. Thank you so much. मैं तो मिस्र में भी ना खाऊं। थैंक यू तंजीला, थैंक यू सो मच। तंजीला हमारे साथ मौजूद थी और इतनी पॉजिटिव वाइब, इतनी पॉजिटिव बातें उन्होंने की, और वाकई के बहुत सारे बैरियर्स हैं लेकिन स्टिल आपने इन बैरियर्स को क्रॉस करना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ये तंजीला का मैसेज था। अभी और जितनी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में, चैलेंजेस जितनी आपकी ज़िंदगी में, उससे कहीं बड़ा आपका हौसला है, उससे कहीं बड़ा आपका स्किल है जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है। बजाय इसके कि उन प्रॉब्लम्स के पीछे भागें, उस सोल्यूशन और उस टैलेंट को अपनाइए और आगे बढ़िए, मत कीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। हम आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था अपने शोहदा को याद करने का, क्योंकि हमारा यौम दिफा करीब है। वैसे तो हर दिन शहीद का है क्योंकि वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं, हमें ख़बर नहीं। आज हम कैप्टन काशान की बात करेंगे। शानदार तरीके से अपने करियर का आगाज़ किया। बहुत लंबा करियर तो नहीं चला उनका, लेकिन जो वो कर गए कौम उसे हमेशा याद रखेगी। हमारे पास इसी हवाले से एक रिपोर्ट। दिफा और सलामती के लिए पाक फ़ौज के हज़ारों जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम कैप्टन कशान नवीद के घर पर मौजूद हैं, वापरा टाउन लाहौर में, जिन्होंने अगस्त 2020 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का सामना करते हुए जामे शहादत नोश किया। आज हम उनकी फैमिली से बात करेंगे, उनके वालिद और वालदा से बात करेंगे और उनके बेटे की यादें शेयर करते हैं। रूम है सफ़ेद और उस पे उसके दरमियान में एक स्ट्रेचर है और स्ट्रेचर के ऊपर एक डेड बॉडी है और वो पूरा मुंह जो है ना ढांपा हुआ है। वो डिब्बीदार खेस होते हैं हमारे गांव के, सफ़ेद और ब्लैक और वाइट, वो किसी ने ओढ़ा हुआ है। तो मैंने उसे इग्नोर किया ख्वाब को कि ये तो ख्वाब है, इसकी कौन सी हकीकत हो जाती है। मगर मुझे नहीं पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इशारा दे रहे हैं या क्या। तो इनके फादर जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और जब वो CMH गए तो वो सेम इसी तरह बताते हैं कि शान ने चादर पूरी ओढ़ी हुई थी, मुँह ढांपा हुआ था। जब मैंने चादर हटाई तो शान ही था। उसके CEO कहते हैं कि इतना दलेर बच्चा कि हम उसे मना करते थे कि ना जाओ आगे, मगर वो परवाह नहीं करता था। और वो खंदक के जो खुदी होती है उसमें बैठ कर नहीं लड़ता था, वो ऊपर आकर लड़ता था, बाहर आकर लड़ता था। बाहर लड़ रहा था तभी उसके शल लगा और वहीं उन्होंने उसके लिए दीवार के ऊपर इसका नाम परमानेंट लिख दिया कि ये इसके नाम की दीवार है। शहीद बेटे से मुतल्लक बात करते हुए बूढ़े वालिदैन का ज़ब्त टूटने लगता, मगर वो कमाल हौसला से अपने आप को संभाल लेते। उनकी आंखें नम मगर हौसले बुलंद थे। जब भी आता था तो मैं उसे यही दुआ देती थी कि तू जहाँ कहीं जाए कामयाब हो और गाजी लौटे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया। छोटा था तो शरारती था और बड़ा क्यूट था। बड़ा हुआ तो बस आर्मी ज्वाइन की है, FSC की, आर्मी ज्वाइन की है, फिर गाजी हुआ, फिर अल्लाह ने उसे शहादत भी नसीब कर दी। बाइस से फ़ख्र है हमारे लिए और उसके लिए भी। वो तो अब नहीं रहा जो इस फ़ख्र को एंजॉय कर सके। हम इस फ़ख्र को एंजॉय करते हैं उसके कि हमारा वो बेटा था और फ़ख्र से बताते हैं। अल्लाह ताला उसे गरीब रहमत करे और उसके दर्जा
बेडरूम के एक तरफ डाइनिंग टेबल के पास शहीद के एजाज़ात रखे थे। शीशे के बॉक्स में शहीद की टोपी, उनके नाम का बैज और तस्वीर थी। बचपन में कुरान हिफ्ज़ किया। एल्बम में ट्रेनिंग और मुख्तलिफ मुहाज़ों पर दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती जज्बों से भरपूर तस्वीरें, जबकि वज़ीरिस्तान पोस्टिंग के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को ज़िंदा गिरफ्तार करने पर आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया तारीफ़ी सर्टिफिकेट वालिदैन को शहीद बेटे की याद दिलाता है। मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों में से कोई आर्मी में जाए, तो बस अल्लाह ने इसे आर्मी में बुला लिया। और मैंने बज़ात खुद अल्लाह के सामने बड़ी रो रो के दुआएं की कि ये चला गया तो अल्लाह इज़्ज़त रखना और इसे कामयाब करना। तो अल्लाह ने इज़्ज़त भी रखी, कामयाब भी किया। अभी भी साल हो चुका मगर अभी भी ऐसा लगता है कभी इधर से निकल आएगा या इधर से निकल आएगा। बेटे सब माओं को अजीज़ होते हैं और हमारे इन्हीं बेटों की वजह से हमारी कौम और हम माएँ बहनें महफूज हैं। और मुझे फ़ख्र है अपने बेटे की शहादत पे और उन शहीद बच्चों की शहादत पर। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और दर्जात बुलंद फरमाए रब्बुल इज़्ज़त। कैप्टन कशान नवीद की शहादत से 8 माह पहले शादी हुई थी। उनकी बेवा भी पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर का हिस्सा है। शहीद की बहन बूढ़े वालिदैन की हिम्मत और हौसला बढ़ाती रहती हैं। यौम दिफा पर कौम जहां अपने शहीदों और उनकी कुर्बानियों को याद करती है, वहीं इन जैसी माओं को सलाम भी पेश करती हैं जो अपने बेटे, अपने लाल इस धरती के लिए कुर्बान कर रही हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हमारा सलाम ऐसी तमाम माओं को, ऐसे तमाम बेटों को। और माँ बाप तो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कहना चाहिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। बहुत हौसला है ऐसी माओं का जो अपने बेटे ख़ुद तैयार करके धरती पे कुर्बान करने के लिए भेजते हैं। और उन बेटों के तो क्या ही कहने जिन्हें अल्लाह की ज़ात कबूल कर लेती है कि वो अपनी जान ही दे दें पाकिस्तान के लिए। तो आपको हमारा सलाम है कैप्टन काशान और ऐसे तमाम हमारे किसी भी महकमे, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले शोहदा जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क के नाम कुर्बान की। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी दुआ कि अल्लाह आपकी फ़ैमिली को सब्र दे और हौसला दे आपकी माओं को जिन्होंने ये वक्त गुजारना है आगे। और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी आज इस सिलसिले का पहला दिन था। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी रिपोर्ट्स को देखना और उसके बाद कमेंट्री करना, लेकिन स्टिल ये 6 सितंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया का हवाले से आपको बताएंगे। आज उनका यौम पैदाइश है। आप एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी अगर हम बात की जाए, तहरीर के साथ लोगों के दिल धड़कते थे। आपने अपनी तहरीरों के ज़रिए माशरे की भरपूर तरबियत की। यही वजह है कि आप एक अहद, एक तहजीब और एक इदारे की सी हैसियत रखती हैं। 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाली फातिमा सुरैया बजिया का ख़ानदान कराची आकर आबाद हुआ और आपने 1960 में PTV से काम का आगाज़ किया और आपने आ गई शमा, अफशां समेत कई मशहूर ड्रामे भी लिखे जिन्होंने मकबूलियत और पसंदीदगी के नए रिकॉर्ड भी कायम किए। आपके दीगर हिट सीरियल्स की अगर बात करें हम तो इसमें उरूसा, अना और अनारकली शामिल हैं। आपके लिखे गए ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश, इनफैक्ट जहाँ भी उर्दू बोली या समझी जाती है, दीगर कई ममालिक जिसमें शामिल हैं, मकबूलियत हासिल रही। बजिया को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ समेत कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें जापान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी शामिल है। मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया का ख़ानदान अदबी दुनिया में एक नुमाया मुकाम रखता है। आपके भाइयों में अहमद मकसूद और अनवर मकसूद, जबकि बहनों में सारा नकवी, ज़हरा नगा और ज़ुबैदा तारिक अलमारूफ ज़ुबैदा आपा भी शामिल हैं। तहजीब, शफ़क़त और खलूस का पैकर फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को इंतकाल कर गईं, लेकिन इल्म व अदब के लिए आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इसी नोट के ऊपर हमने प्रोग्राम खत्म करना है। आई एम फीलिंग रियली डाउन एंड सैड एट दिस पॉइंट फॉर ऑल दी शोहदास और ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के लिए। एक बार फिर अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद करे और आपको सलामत रखे, आपकी कुर्बानियों को कबूल करे अल्लाह। इस नोट के ऊपर अल्लाह हाफ़िज़।